अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज पूरे चैप्टर को देख चुके। 3 वीडियोस मैंने अपलोड की जिसमें हर टॉपिक को डिटेल में हमने स्टडी किया, उसके कॉन्सेप्ट को देखा, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ से बन सकते थे उनको वहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब एक्सरसाइज कुछ कमेंट्स भी आए, एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी जाए, आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है। एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन हैं बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और देन लास्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। डिटेल में मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ऑल दो कि हम उन सब चीज़ों को पहले देख चुके हैं, तो उन्हीं चीज़ों की बेस पे हमने सॉल्व करना है। अगर दो वीडियोस आपने देखी हुई हैं फिर तो कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले और वीडियो देख लें फिर कंटिन्यू करें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट जो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। अब आपके सामने डिफरेंट यूनिट्स लिखे हुए हैं, पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन और वॉट। अब आपने जो बेस यूनिट जितने भी पढ़े थे उसमें आपने 7 क्वांटिटीज़ देखी थी कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 है, तो ऑब्वियसली उनके यूनिट्स भी 7 होंगे। उसमें कहीं भी आपने पास्कल, न्यूटन और वॉट नहीं पढ़ा। किलोग्राम एक ऐसा यूनिट जो मैथ्स का है, मैथ्स को जब भी हम मेजर करेंगे तो हम किस में मेजर करेंगे, केजी में। सो दैट इज़ वाई हमारा आंसर यहाँ पे होगा बी पार्ट के ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है। बाकी सब डिराइव्ड यूनिट है, पास्कल भी डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, वॉट ये हमारे सारे पावर का यूनिट है, ये सब हम डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट है। सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा, किलोग्राम। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड बाय। अगर आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करना तो आपका यूनिट क्या होगा। आप अगेन वही जो टॉपिक है आपका बेस यूनिट वाला, वहाँ पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो साइंटिफिक जो यूनिट हमने डिफाइन किया था वो था मोल। तो जब भी आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करेंगे आप मोल में मेजर करेंगे, इसका ये आंसर है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650 सेकेंड आर। अब इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगेन टॉपिक अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए बहुत आसान है, आपको रूल्स पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर में जो नॉन जीरो से पहले लिखे होते हैं, यानी जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जो फर्स्ट 2 जीरोज हैं। जो इसके बाद लिखा हुआ नंबर है जैसे 6, ये आपका नॉन जीरो है तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा, तो एक ये नंबर सिग्निफिकेंट हुआ 6, देन 5 सिग्निफिकेंट है। और फिर आपने रूल पढ़ा था कि डेसिमल नंबर में जो लास्ट में जीरो लिखा होता है ये भी सिग्निफिकेंट होता है, तो दैट मीन आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का या थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ दी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आप बताएं इनमें से किस में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जरा काउंट करें, 9, 1 2 3, 3 जीरोस, तो 9 एक था और ये 3 4 हो गए, और 1 5। बिकॉज आपने रूल ये पढ़ा हुआ है कि आपके अगर किसी भी दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान में जो ज़ीरो आए वो सब काउंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 5 डॉट आगे इसके S डॉट F लिख लें आसानी के लिए। नेक्स्ट देख लें, 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो जस्ट एक नंबर है, इसमें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर ही एक है, तो इसमें तो कोई नई बात हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट 5174.00, अगेन इसमें आप देखें कि ये जो पॉइंट के बाद 2 जीरोस हैं, बिकॉज ये एक डेसिमल नंबर है और ये आपके जीरोस काउंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके इसमें काउंट होंगे। लास्ट 0.001248, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके डेसिमल नंबर में जो स्टार्टिंग के ज़ीरो होते हैं जो आपकी प्लेसमेंट को बताते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब आपके पास कौन है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और यही हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो वो डी पार्ट उसका आंसर है कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगेन मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट भी बता दिया और आपके लिए आसानी है कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले कि अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो ये हमेशा ग्रेटर होगी 10 की पावर नेगेटिव से। बिकॉज 10 की पावर नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपके पास ये डिवाइड में है, मतलब मैं लिखता हूँ 10 की पावर 2, दिस मीन्स 100, बिकॉज 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। और ये हमेशा ग्रेटर होगा अगर मैं लिखता हूँ 10 की पावर -2, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि आप 1/10 की पावर 2 लिख रहे हैं। 1/10 की पावर 2 का मतलब है 1/100, तो क्या 100 हमेशा बड़ा होगा ना 1/100 से, तो दैट मीन्स 10 की पावर पॉजिटिव हमेशा बड़ी होती है 10 की पावर नेगेटिव से। एक ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए पहले। अब अगर आप क्वेश्चन पे आएँ, आपको प्रीफिक्सेस याद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेगा की बात करें, मेगा मीन्स 10 की पावर 6। ओके, नेक्स्ट आपके पास है पीको। पीको मीन्स 10 की पावर -12। पीटा दैट इज़ 10 की पावर 15। अगेन आप प्रीफिक्सेस में जाकर उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और किलो
दैट मीन्स 10 की पावर 3। अब इन सब में सबसे ग्रेटर पावर कौन है? 10 की पावर 15 पॉजिटिव पावर है और सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, तो दैट मीन्स आपकी जो सी पार्ट है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन आपका। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव देख लें। माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेयर। माइक्रोमीटर से हम क्या मेयर करते हैं? याद रखें जो आपने स्क्रू गेज पढ़ा है उसका एक और नाम ये भी है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये पता भी होना चाहिए आपको, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकते हैं आपसे कि माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज का पूरा नाम क्या है या उसका सेकंड नेम क्या है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और वैसे भी आपको यहाँ से शो हो रहा है कि मीटर लिखा हुआ है, मीटर किस चीज़ का यूनिट है? लेंथ का। तो ऑब्वियसली हम माइक्रोमीटर से लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे आपने देखा था कि स्क्रू गेज में भी हम लेंथ को ही मेजर करते हैं, उसका मतलब मीटर का स्मॉलेस्ट पार्ट कर लें सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो हम लेंथ को ही मेजर कर रहे होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज। आपको इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप मेजर करना है। एक सर्कुलर एक शेप बना लें अपने माइंड में, एक पाइप है, इस पाइप का एक आउटर और एक इंटरनल डायमीटर होता है। इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? हम इसमें क्या चीज़ ऐसी प्लेस कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकें? अब इसको ज़रा सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में वर्नियर कैलिबर और स्क्रू गेज की एक पिक्चर लेके आए। स्क्रू गेज बेसिकली आपके पास एक सर्कुलर शेप जो आपका इंस्ट्रूमेंट था, उसमें आप एक वायर को यूं प्लेस करते थे, वहाँ से आप उसको टाइट करेंगे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि इसमें इसका जो डायमीटर है वो कितना है, उसको इजीली आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपने एक सर्कुलर शेप का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो आपको कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको इंटरनली उसके दो पार्ट्स को टच करे। अब ये जो स्क्रू गेज है उसकी जो शेप है उसमें हम अगर किसी चीज़ को प्लेस करेंगे तो वो इस तरह से प्लेस की जाएगी कि उसका एक्सटर्नल चीज़ आएगी, जैसे वायर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए आप अगर वर्नियर कैलिबर को सोचें, जो उसके दो जॉज हैं वो बड़े इजीली इसमें यहाँ पे फिट हो जाते हैं अगर आप इसको ओपन करें, और फिर आप रीडिंग करके उसको यूज़ कर लेंगे। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपका इंटरनल डायमीटर पाइप का मेजर कर सकता है वो वर्नियर कैलिबर है। ऑल्दो आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि आपके पास तो सबसे ज़्यादा जो हाई प्रिसीजन या हाई एक्यूरेसी देता है, जिसका ज़्यादा लीस्ट काउंट है, वो तो स्क्रू गेज है। लेकिन ये भी तो यूज़ करना है कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आप इसको प्लेस कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इंटरनल डायमीटर एक पाइप का मेजर करना है, उसको ज़रा अपने माइंड में एक स्केच बनाएं कि आप उसको स्क्रू गेज के अंदर प्लेस कर सकते हैं। आप पाइप को जब रखेंगे स्क्रू गेज के अंदर, बिकॉज आपके सामने वो स्पिंडल वो सब कुछ नज़र अभी आपको फील हो रहा होगा, या बुक में आप साथ देखें स्क्रू गेज की पिक्चर को, तो आप क्या उसमें जब वो पाइप अपना प्लेस करेंगे तो वो उसका एक्सटर्नल डायमीटर बताएगा या इंटरनल बताएगा? उसके पास तो कोई ऐसा वो नहीं है कि उसको इंटरनली वो उसको मेजर कर सके। तो इसके लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे है वो है वर्नियर कैलिबर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। अब आपके पास ये लीस्ट काउंट आ गया, जिसको अपने पास नोट डाउन कर लें, 0.01 मिलीमीटर। इफ मैन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 0, अगर मैन स्केल की जो रीडिंग है m.s वो 0 है, एंड थर्ड लाइन ऑफ इट सर्कुलर स्केल को इंसाइड विद द डॉटम लाइन। अगर हम सर्कुलर स्केल की बात करें C.S, तो थर्ड लाइन जो है वो मैच करती है जाके लाइन को। और ये हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट में देखा था। तो जब आप रीडिंग ले रहे होते तो इन सब चीज़ों को आपके माइंड में होना चाहिए, लीस्ट काउंट, मैन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की जो लाइन मैच करती है। देन अब पूरी कंप्लीट मेजरमेंट बतानी है कि स्क्रू गेज की एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या आएगी। तो जो टोटल रीडिंग होती है आपकी वो बेसिकली किस तरह आती है कि आप मैन स्केल की रीडिंग को ऐड करते हैं, m.s जो मैन स्केल की रीडिंग है, इसको सर्कुलर स्केल की रीडिंग से ऐड करते हैं। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे आएगी कि जो लाइन मैच हो रही होती है उसको आप उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थर्ड लाइन मैच हो रही है, उसको 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 विल गिव यू 0.03 मिलीमीटर। अब इसको सर्कुलर स्केल रीडिंग दोनों को ऐड करें, मैन स्केल रीडिंग और इसको, मैन स्केल रीडिंग आपको बता दिया गया था कि 0 मिलीमीटर थी, प्लस उसमें 0.03 मिलीमीटर सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करें तो आंसर आएगा 0.03 मिलीमीटर, दैट इज़ सी पार्ट। और यही आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट पता हो तो आपके लिए सॉल्व करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 9, 9.483 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। अब डिफरेंट आपके पास नंबर्स लिखे हुए, बताएं अगर हम इनको जब चेंज करेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर है जो हमें ये 10 की पावर 3 बना के देता है। अब इसको देख लें, ये तो 94 था, अगर इसको एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे जैसे 94.83 मीटर। अब आपने डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है कि अगर आप एक स्टेप जाते हैं पीछे तो ये बन जाएगा 9.483, और बिकॉज आप एक स्टेप जो है वो लेफ्ट साइड पे गए, दैट मीन्स आपकी पावर आ जाएगी 10 की पावर 1, हमें चाहिए 10 की पावर 3। अब यहाँ भी आप ऑलरेडी 9.483 है तो वो तो नंबर हो ही नहीं सकता, बिकॉज में 10 की पावर बनेगी ही नहीं। 948.3 अगेन 2 स्टेप्स जाएंगे 10 की पावर 2 जो कि नहीं आती। ये नंबर जो है आपका 9483 मीटर। अब होल नंबर में पॉइंट कहाँ पे होता है? एंड पे, जहाँ पॉइंट होता ही नहीं है। इसको अगर आप यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो 3 स्टेप्स आप बैकवर्ड मूव हुए, दैट मीन्स 9.483 मल्टीप्लाई 10 की पावर
3 और साथ में आ जाएगा मीटर। दैट मीन्स ये एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म किस नंबर की है, 9483 मीटर। जो हमारी रीडिंग थी, जो मेजरमेंट थी, जब उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये हमारे पास नंबर आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट, पास्कल, कूलम, मीटर पर सेकेंड एंड मोल। अब पास्कल के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। कूलम अगेन चार्ज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड ये तो स्पीड की या वेलोसिटी का है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ें क्या हैं, डिटेल में हमने देखा था कि वो कैसे बनते हैं, दो हमारे पास बे क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। तो हमारे पास लास्ट जो चीज़ बची मोल, ये आपको अगर वो बेस यूनिट्स याद हों 7 जो हमने बात की थी, लेंथ, मास, टाइम, उन सब की, तो उसमें मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के यूज़ करते थे हम। सो मोल इसका आंसर होगा। द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज, इसमें से बताएं किस में सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। 1.1 अगेन ऊपर हम बात कर चुके हैं, ये होल नंबर है, डेसिमल नंबर, दोनों आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो नंबर है याद रखें, अगर आपके सामने कोई नंबर इस फॉर्म में आ जाता है, यानी 10 की पावर की फॉर्म है, साइंटिफिक नंबर जिसे कहते हैं, तो ये जो आपका नंबर होता है इसको आप काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट। 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में या सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कभी काउंट नहीं होती। तो दैट मीन यहाँ आपके पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यही आपको बताना भी था और यही आपका आंसर है। इसको यहाँ से रेज करके अब आप इसको सर्कल कर सकते हैं कि डी पार्ट इसका आंसर होगा 6 × 10 की पावर 2। रेशो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इस, कितने मीटर्स आएगा, 1000 या 0.001, 1000, 0.001। तो रेशो ऑफ मिलीमीटर, रेशो किसे कहते हैं, रेशो बेसिकली डिवीजन का नाम है। अगर आप रेशो लेनी है आपने तो ए रेशो बी, दो चीज़ों को, तो इसको लिखने का तरीका ये भी है ना कि हम इसको ए बाय बी लिख लें, रेशो जो कॉन्सेप्ट है। अब मिलीमीटर कहते हैं 10 की पावर -3 को, और आप माइक्रोमीटर कहते हैं 10 की पावर -6 को। साथ में तो मीटर लिखा हुआ है ना, मिली 10 की पावर -3 है और माइक्रो 10 की पावर -6 है और साथ में मीटर है। इनके दरमियान रेशो लेनी है। अब इनकी रेशो का मतलब क्या है कि इसको डिवाइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, इसकी रेशो ले लें 10 की पावर -6 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कटिंग करें। कटिंग कैसे करेंगे हम इसकी, साथ में यहाँ पे लिख लें मीटर जो कि यूनिट है। अब देखें ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए जब रेशो का आंसर आता है तो वो नंबर में आता है। पहली चीज़ तो आपको यहीं से क्लियर थी कि ये आपका 1000 मीटर, 0.001 मीटर तो आ नहीं सकता, यूनिट होता ही नहीं है। रेशो हमेशा कंपैरिजन का नाम है जो नंबर की फॉर्म में आंसर आता है। अब यहाँ पे 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, इसको थोड़ा लिखने का तरीका एक ये भी तो हो सकता है कि 10 की पावर -3 डिवाइड में 10 की पावर -6 को ब्रेक करके मैं 2 दफ़ा 10 की पावर -3 और -3 लिख लूँ। समझ आ गया ना, मतलब कि जब ऐड होगा तो -6 बन जाएगा अगेन आपके पास। अब कटिंग करना आसान है, इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, दैट इज़ 1/10 की पावर -3। 10 की पावर -3 बेसिकली मतलब है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर +3 हो जाएगा। +3, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 × 10, दिस विल गिव यू 10 10s are 100, 100 10s are 1000। तो आपका सी पार्ट आंसर है कि अगर आप एक मिलीमीटर की या सिंपल मिली की आप अगर रेशो लेते हैं माइक्रो के साथ तो कितना डिफरेंस है उसमें, 1000 का। 1000 की रेशो आती है, 1:1000, ये बेसिकली आंसर आप कह सकते हैं। इसका सी पार्ट आंसर हुआ। रेशो का कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया, इसको अप्लाई भी किया। लास्ट देख लें, 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज, अगर आपके पास लिखा हो 0.2 मिलीमीटर और इसे आपने कन्वर्ट करना है मीटर में। पहली बात तो ये समझें कि 0.2 मिली की जगह आप लिख सकते हैं 10 की पावर -3, बिकॉज ये आपके पास प्रीफिक्सेस को जब चेंज करेंगे तो इसमें आता है पावर में, ये साथ में मीटर है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। 10 की पावर -3 को कैसे लिखा जाएगा, देखें अब आपका नंबर अभी कहाँ पे है, 0.2 से पहले। -3 का मतलब है कि इसको अरेंज करने के लिए हम माइनस को, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे, इसको बैकवर्ड की तरफ लेके आएंगे तो आपकी 10 की पावर +3 बनेगी जो इसको कैंसिल आउट कर देगी। एक ये तरीका हो सकता है, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, जो आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 कि आप 0.2 जो लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, इसको बैकवर्ड लेके आए 3 डिजिट्स, यानी यहाँ पॉइंट था तो अब आ जाएगा 0 0 0। अब आप 3 पॉइंट्स पीछे आ जाएं यहाँ पे और ये आपने लिखा 2, तो यहाँ से आप 3 स्टेप पीछे गए तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अभी मैंने ऊपर बताया था जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपके +3 आएगा और साथ आपका ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 की पावर -3 मीटर, मतलब ये चलता आ रहा है क्वेश्चन में मिली की जगह और ये आपने खुद से इसको अरेंज कर 10 की पावर 3 बनाया। अब 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं तो पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0002 और साथ में मीटर। तो ये आपका आंसर ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है जो आगे लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी भी पूछा हुआ है उसने, तो बता देता हूँ उसको उसने कैसे बनाया। मतलब मैं यही लिखता हूँ मेथड 2 के अंदर
एक चलिए मेथड भी डिफरेंट हो जाएगा और सेकंड आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कि यही चीज़ लिखी हुई है 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। अब अगर हम इस स्टेप को एक तरफ आगे मूव करें तो ये पॉइंट यहाँ के बजाय 2 के बाद चला जाएगा, यानी होल नंबर बन जाएगा डेसिमल से। लेकिन होगा क्या कि जब आप इस तरफ मूव हुए तो यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो पॉजिटिव पावर आती है, तो जब राइट साइड मूव करेंगे तो 10 की पावर +1 एक डिजिट मूव किए, ठीक है, सॉरी -1 बिकॉज ऑफ राइट साइड मूव किए, मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। अब ये तब इसको ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेसिस सेम, तो पावर्स ऐड होती हैं, -1 -3 -4 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर। तो ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, दैट इज़ वाई इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। अब दोनों चीज़ें कर सकते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। सो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, काफ़ी डिटेल में इनको सॉल्व किया, और ऐसे ही आपने भी सॉल्व करने हैं। जब भी पेपर में या आपको टेस्ट में आते हैं तो आप उसको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग देखें। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट मेथड करते हैं या सिंपल एक चीज़ देख के ये वाला आंसर लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज आपने इस चीज़ को चेक ही नहीं किया क्या ये भी आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको डिटेल इसलिए बताया कि यहाँ पे आपने, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए आसान होगा, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। इसको जितना प्रैक्टिस आप करेंगे इतना आपके लिए आसान है। मूव करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ शॉर्ट रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस हैं यहाँ भी आपके पास। अब आपने करना क्या है कि आपको इनके एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में इनका आंसर लिखना है। हाउ फिजिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, बिल्कुल बेसिक आपका टॉपिक। जब आपने फिजिक्स को डिफाइन किया कि कैसे फिजिक्स जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर इन्वॉल्व है और कितने ज़्यादा इसके रोल्स हैं हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिसिन की फील्ड के अंदर, जो भी हम अपने इर्द गिर्द जो यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उन सब में फिजिक्स अपना एक रोल प्ले करती है। काफ़ी डिटेल में हम इसका कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं जिसका आंसर जो है वो पेश कर देता हूँ, उसको रीड भी कर देता हूँ। ऑल दो वही बात, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, जितनी भी आपकी ऐसी फील्ड्स हैं वहाँ फिजिक्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पहली बात तो ये है कि आप आंसर को खुद अपनी वर्डिंग में लिख सकें। सबसे मेन ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे अभी हमने बात की क्वेश्चन के अंदर जब हमने शॉर्ट वो सॉल्व किए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट है और आपको ये पता है कि फिजिक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो ट्राई करें उसको अपनी ऑन वर्डिंग में लिखने का। वर्डिंग जब आपकी अपनी होगी तो उसमें आप अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है इस चीज़ के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ आंसर पेश कर रहा हूँ। जस्ट उसको मैं रीड आउट कर दूंगा, समझा दूंगा साथ, जो बात को ऐसे डिफिकल्ट हुई तो आपको बाद में उसको याद करने में या उसको अपने पास लिखने में आसानी होगी। तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। Physics plays a crucial role in our life in several ways. Technology, it is the foundation of all modern technology, including computers, smartphones, and medical equipment. Transportation, principles of physics are applied in the design of cars, aeroplanes, and other modes of transport. Energy, it helps us understand and harness different forms of energy from electricity to renewable sources. Health, medical technology such as X-rays, MRI, and radiation therapy rely on physics. Everyday activities, it explains everyday phenomena like why the sky is blue, how refrigerators work, and how sound travels. Overall, physics helps us understand the world around us and improves our quality of life through technological and scientific advancements. ये एक आपका आंसर है। अगर आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें डिटेल आंसर अपना लिख सकते हैं। डिटेल इन अ वे कि आप प्रॉपर आपने बता दिया कि किस किस वे में फिजिक्स क्रूशियल रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। इसलिए मैंने ये 5 पॉइंट्स बनाए ताकि आप क्वेश्चन के हिसाब से जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस तरह आपने उसको आंसर करना है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको यहाँ से रेज कर लें और अब आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकेंड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टिमेट योर एज। अब आपकी एज, लेट सपोज मैं एज अ स्टूडेंट आपकी अगर एज देखूं तो इस टाइम 16 ईयर्स ऑफ एज होगी। किसी की 15 है तो वो 15 के लिहाज से भी इसको सॉल्व कर सकता है। अब 16 आपकी ईयर्स है, 16 ईयर्स ऑफ एज है। ईयर्स को आपने मिनट्स और सेकंड में करना है, तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे एज 1 ईयर इज इक्वल टू, एक साल में। आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मिनट्स में आने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, साल से पहले उसको डाउन कर लें, मंथ्स में आ सकते हैं, मंथ्स को डेज में लें या डायरेक्ट भी आ सकते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो दैट मीन्स आप अगर अपनी 16 ईयर्स आपकी एज है तो 16 को डेज में करने के लिए 16 मल्टीप्लाई 365 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जितनी आपकी डेज हो चुके हैं आपकी एज में। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, वो यहाँ यूज़ करते हैं। 16 मल्टीप्लाई 365, 16 मल्टीप्लाई 365 विल गिव यू 5840। ये अब आपके पास किस में आ गया, डेज में। मतलब पहले आपके 16 ईयर्स एज थी, उसको आपने डेज में कन्वर्ट कर लिया। नाउ 1 डे इज इक्वल टू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। अब आपको पहले अपनी जो डेज हैं आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5840 मल्टीप्लाई बाय 24, जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई बाय 24 करें।
आपका आंसर आ जाएगा 140,160 ऑर्स। ये अब आप चले गए, अपनी एज को आपने ऑर्स में कन्वर्ट कर लिया। चाहिए किस में थी आपको? मिनट्स। एज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो जो आंसर आया आपका 140,160, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें। मल्टीप्लाई बाय 60, दिस विल गिव यू 84,09600। सो ये आपकी एज जो है, यानी फर्स्ट आपका आंसर आ चुका। आपने अपनी एज को मिनट्स में चेंज कर दिया। 16 ईयर्स ऑफ आपकी एज है, किसी की 17 है, 15 है, तो अपने हिसाब से करेगा। बाकी सब मेथड ये है, सिर्फ आपका मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी जो जो आंसर आता जाएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो ये आपका पहला आंसर है, बिकॉज कहा गया था कि उसको पहले मिनट्स में करें, एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड देन इन सेकंड्स। नाउ फॉर सेकंड, ये सेकंड पार्ट हुआ, मतलब जो इसका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है कि नाउ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब आपके पास मिनट्स में जो आपकी एज आई है, इसको अगेन मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगी। नाउ दैट इज 50457600 सेकेंड्स। 50457600। तो देखें जो आपकी एज है, पहले डेज़ में कन्वर्ट किया, डेज़ को ऑर्स में कन्वर्ट किया, ऑर्स को मिनट्स में किया, और मिनट्स को फिर हमने सेकंड्स में किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया कंप्लीट। अब इसको रेज करके हम अगेन क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, उसमें हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट बेस क्वांटिटीज़ आर इन्वॉल्व इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। आपके सामने कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, आपने बताना है उनमें से उसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स की बात की जा रही है, तो फोर्स किस चीज़ के इक्वल होती है? फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, जिसको आप MA भी कहते हैं। पता नहीं अभी आपने इसको फिजिक्स के अंदर तो अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इससे पहले साइंस में या मैथ्स में आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए F इज इक्वल टू MA ज़रूर पढ़ा होगा। अब मैस, अब क्या है? मैस इज़ अ बेस क्वांटिटी। तो आपने पहली चीज़ तो अपने पास नोट डाउन कर लें कि मैस जो है वो बेस क्वांटिटी में आपने लिखनी है फोर्स को यूज़ करते हुए। एंड पे हम लिखेंगे इसको। अब एक्सेलरेशन के लिहाज से देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है। एक्सेलरेशन है A इज इक्वल टू VF माइनस VI/T, जिसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो पहले पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगेन, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, हम लेंथ को मेजर करते हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखें तो एक्सेलरेशन को जब ब्रेक डाउन हमने किया तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है जिसको हम मेजर करते हैं, और टाइम अगेन आपके पास क्या थी? एक पहले ही बेस क्वांटिटी है। तो आपने जब इसको ब्रेक डाउन करके देखा तो फोर्स 3 चीज़ों में यूज़ होते हैं, यानी फोर्स के आगे जो 3 क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़, वो कौन कौन सी हैं? एक आप मैस को यूज़ करेंगे मेजर करते हुए, जब इसको फोर्स को मेजर करेंगे। देन आप लेंथ जो है वो मेजर करेंगे, और आप टाइम मेजर करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो 3 बेस क्वांटिटीज़ से या फिजिकल क्वांटिटीज़ से मिल के बना है। नाउ दैट इज़ मैस, लेंथ एंड टाइम। सेकंड देख लेते हैं। इसके बाद फोर्स के बाद हमसे क्या चीज़ पूछी गई है? दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको क्लियर नहीं है, बिकॉज आगे आप इसी क्लास 9th की बुक के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में, जो आगे पावर लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है, सब चीज़ें आपने डिटेल में पढ़नी है। जस्ट यहाँ आपकी जो आसानी है वो ये कि आप इन फार्मूलाज को याद रखते हुए आप इनमें से जस्ट आपने निकालना ये है कि कौन कौन सी आपकी बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स के बारे में अभी हम बात कर चुके, अभी वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि फोर्स को किस चीज़ में मेजर करते हैं हम। हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं फोर्स में, मैस, लेंथ और टाइम। डिवाइड में एरिया है। एरिया को कैसे फाइंड करते हैं? एरिया किसी भी जगह का जब होगा तो वो उसमें क्या फाइंड करेंगे हम? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो सकती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हो सकती है, तो ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है। तो दैट मीन्स एरिया में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ होगी वो क्या है? लेंथ। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि प्रेशर के लिए जो हमें क्वांटिटीज़ चाहिए, अगैन जो रिपीट हो रही है उसे 2 बार नहीं लिखना। लेंथ आप फोर्स के लिए मेजर करें या लेंथ आप एरिया के लिए मेजर करें। मेजर तो आप लेंथ ही कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्वांटिटी तो फिर एक ही हुई, बेस क्वांटिटी। तो अगैन प्रेशर के लिए भी आपको मैस, लेंथ और टाइम, इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ या 3 बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा प्रेशर को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो है पावर। पावर का फॉर्मूला जो है, पावर होता है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, कि आप कितने टाइम में कितना वर्क कर सकते हैं वो आपकी पावर है। किसी भी मशीन की आप पावर फाइंड करते हैं, ये भी आपका प्रॉपर टॉपिक है जो आप सॉल्व करेंगे। अब वर्क क्या होता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, कि आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितनी फोर्स अप्लाई की, वो उस चीज़ ने वर्क वर्क किया है, जो उसकी वर्क की डेफिनेशन है। एफ डॉट डी लिखते हैं इसको, आप मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को। अब फोर्स आपकी अभी आपने फाइंड किया ऊपर के, वो किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मैस पे, लेंथ पे और अगेन आपके टाइम के ऊपर। अब डिस्प्लेसमेंट जो भी आपने फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है वो अगेन क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो अगेन एक लेंथ है, जैसे मैंने पहले कहा था। और इस सब को वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम के साथ, और टाइम तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है फोर्स के अंदर। इन शॉर्ट अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके देखें तो पावर में भी जो तीन क्वांटिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं बार बार, वो कौन है, मैस, लेंथ और टाइम। टाइम भी दो बार यूज़ हो रहा है, लेंथ भी दो बार यूज़ हो रही है, लेकिन क्वांटिटी तो एक ही है। तो दैट मीन्स मैस, लेंथ एंड टाइम, दीज आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज़ या थ्री बेस क्वांटिटीज़ विच वी यूज़ टू मेजर पावर। पावर को मेजर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चार्ज। किसी भी चीज़ में चार्ज कितना है वो पता चलता है अगर आप करंट को मल्टीप्लाई कर दें टाइम के साथ, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। किसी भी चीज़ में कितने टाइम में कितना करंट पास हुआ वो उसका चार्ज होगा। अगेन आप करंट को किस तरह मेजर करते हैं, ये भी आपका एक डिटेल टॉपिक है जो आगे जाके आपने डिटेल में पढ़ना है, चार्ज के बारे में, करंट के बारे में। लेकिन अगर आप फोकस करें तो इलेक्ट्रिक करंट आपकी बेस क्वांटिटी है जो आप मेजर करते हैं, जिसका यूनिट था एम्पेयर, जिसको आपने लिखा था। तो आपके पास जो दो चीज़ें आई वो दोनों चीज़ें क्या हैं, बेस क्वांटिटी। तो यहीं से आप इसको लिख सकते हैं कि चार्ज में तो दो चीज़ें यूज़ होंगी, वो हैं चार्ज में जो दो बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हुई, वो एक करंट है यानी इलेक्ट्रिक करंट जो कि बेस क्वांटिटी बनती है, और सेकेंडली टाइम। इन दो को यूज़ करते हुए आप चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने डिटेल में देखा कि इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ थी, उनके फार्मूलाज को लिखा और फिर हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। ये अभी आपका जो न्यूमेरिकल था उसको मैंने सॉल्व किया है। अगेन चले मैं आपके आसानी के लिए यहाँ लिखवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, कि कैसे आपका प्रीफिक्स माइक्रो जो है वो 1000 टाइम्स छोटा है प्रीफिक्स मिली से। तो अगर हम लिखें, पहले माइक्रो को लिखते हैं, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, इसको कंपेयर करने जा रहे हैं हम तो रेशो का साइन डाल लेते हैं, और मिली होता है 10 की पावर -3। कंपेयर करेंगे तो अगेन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, दो बार लिखा। अगेन इसके रेशो ले रहे हैं 10 की पावर -3 के साथ। अब जब इसको आप कटिंग करेंगे तो दैट मीन्स ये 10 की पावर -3 यहाँ 10 की पावर -3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -3 रेशो 1। ये आप समझे सेकंड मेथड करवा रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने करवाया वो उसका फर्स्ट मेथड था, लिखने का तरीका था, मैंने डिटेल में बताया आपको रेशो क्यों लिखते हैं, सारा कंपैरिजन। अब यहाँ देखें 10 की पावर -3 बेसिकली क्या होता है कि इसको डिवाइड में लें, 10 की पावर +3 हो जाएगा, और 10 की पावर +3 का मतलब यहाँ रेशो 1 ही है। 10 की पावर 3 जो होती है वो 1000 के इक्वल होती है, दैट मीन्स को मैं नेक्स्ट स्टेप में अगर लिखूँ तो ये बनता है 1/1000, और यहाँ रेशो है 1। यहाँ से हम लेके चले थे बेसिकली किसको, मिली को, जो हमारा प्रीफिक्स था मिली, और ये जो हमारा था ये था माइक्रो। तो अगर आप फोकस करें तो एक मिली और माइक्रो का आपस में रिलेशन ये है कि माइक्रो 1000 टाइम्स छोटा है एक मिली से, यानी यहाँ माइक्रो लिखा हुआ है और यहाँ मिली लिखा हुआ है, तो मिली तो 1 है और यहाँ पे क्या है 1/1000। दिस शोज कि माइक्रो जो है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है प्रीफिक्स मिली के थ्रू। ये आपने न्यूमेरिकल जो आपका चूज द बेस्ट आंसर जो था ऑब्जेक्टिव, वहाँ भी आपने यूज़ किया और यहाँ भी आपने उसको सॉल्व कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4, अगेन डिटेल में हमने इसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन लिखने से पहले आपको स्केलर और वेक्टर का जो बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसको हम जस्ट उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकें, जबकि वेक्टर के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है कोई भी, उसके लिए हमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आया इसलिए उसका वर्ड यूज़ कर दिया। हमने जस्टिफाई ये करना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सोल्यूशन जब इसका हम लिखेंगे तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट इज दी, ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जो आपको क्लियर करना ज़रूरी था। इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स which require direction to completely tell its meaning. That is why it is a vector quantity.
while energy of a body is its ability to do work. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का। अब 2 पॉइंट्स में कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आपका एक पाथ है, ये लेट सपोज पॉइंट ए है, ये मूव करके यहाँ पे जाते हैं हम पॉइंट बी की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट में ये बताना पड़ता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी, आपको एरो बनानी पड़ती है उनके दरमियान में जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दैट मीन्स उसके लिए आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी है ए से बी। तो अभी ड्रॉ भी कर सकते हैं, साथ उसके बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का, जिसके लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी है अगर हम बात को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज उसमें डायरेक्शन ज़रूरत पड़ती है हमें। जबकि एनर्जी जो है वो बॉडी की, वो किसी भी बॉडी की एबिलिटी है कि वो कितना काम कर सकती है। अब इसके लिए आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, एनर्जी सिंपली आपकी एक नंबर है कि इसमें 25 जाउल्स की एनर्जी, जैसे हम वर्क की बात करते हैं, इतना इसने वर्क किया। एनर्जी और वर्क को अक्सर जो है, एनर्जी और जो आपका वर्क है इसको अक्सर रिलेट किया जाता है आपस में। सिर्फ एनर्जी ये है कि वो वर्क की एबिलिटी है जो कोई भी इंसान करता है। सो दैट मीन्स कोई भी बॉडी जो करती है उसको हम कहते हैं, उसके लिए डायरेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एक आंसर होगा, जिसमें आपने कॉन्सेप्ट भी देख लिया, इसको अगेन अपनी वर्डिंग में लिख भी लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन बाय। कि स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिबर से अच्छी और प्रिसाइज लेंथ देता है, उसके रीज़न क्या है। तो कॉन्सेप्चुअली हमें पता है कि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है, मतलब वर्नियर कैलिबर से कम है। जो आपने मेजरिंग टेप देखी थी, जो आपने मेजरिंग स्केल देखा था, उससे सबसे ज़्यादा कम जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का है। तो अगर हम उसको कंपेयर करें तो लीस्ट काउंट कम होने की वजह से वो हमें एक अच्छा आंसर देता है, जिसको हम हाईली प्रिसाइज कहते हैं। लेकिन इसमें 2-3 और भी रीजंस हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक लिखवा देता हूँ और आपके लिए उसको अपनी वर्डिंग में लिखना आसान भी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन है ये इसका, स्क्रू गेज ऑफर्स हायर प्रिसीजन देन अ वर्नियर कैलिबर बिकॉज इट यूजेस अ फाइन थ्रेड स्क्रू टू मेजर स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने थिम्बल और वो देखा होगा, जब उसमें हम वायर को प्लेस करते हैं तो कितना वो टाइटली उसको वो करता है, उसमें कितना फाइन एक थ्रेड है जो स्क्रू उसको जो मेजर कर रहा है। ये बहुत रीज़न है कि वो बड़ा उसको क्लोजली देख रहा होता है। ऑफन डाउन्स टू 0.01 मिलीमीटर, और यही रीज़न है कि उसका लीस्ट काउंट भी 0.01 मिलीमीटर है। सर्कुलर स्केल और जो मैन स्केल है, और जो उसकी जो इंस्ट्रूमेंट का अपना स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो बड़ी एक प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। दिस मैकेनिज्म अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट, ये जो मैं कह रहा हूँ जो मैकेनिज्म है उस इंस्ट्रूमेंट का, ये हमें अलाउ करता है कि हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकें एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिबर, जो कि टिपिकली कितना मेजर करता है, 0.1 मिलीमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, वो जो बात में पहले कह चुका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कि उसका लीस्ट काउंट इतना ज़्यादा है वर्नियर कैलिबर के कंपैरिजन में, उसका 1/10 था और 1/100 है। तो दैट मीन्स एक बड़ी एक्यूरेट। लेकिन उसके अलावा ये बात भी है कि इंस्ट्रूमेंट का जो अपना मैकेनिज्म है वो इतना अच्छा है स्क्रू गेज का कि वो हमें एक प्रिसाइज आंसर देता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको यहीं से आप रेस कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अगेन ये भी कॉन्सेप्ट हम डिटेल के अंदर देख चुके हैं कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो पहले आप यूज़ करते थे, जिसमें आपके पास उसको आप मेजर करने के लिए 2 डिफरेंट आपके पास बटन्स हैं, एक को स्टार्ट और स्टॉप के लिए, उसी को 3rd टाइम प्रेस करेंगे तो इवन आपका रीसेट भी हो जाएगा। डिजिटल स्टॉप वॉच जो आजकल हमारी यूज़ होती है उसको कहते हैं। इनका डिफरेंस जो है अपनी वर्डिंग में बड़ा ईजिली लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट की वीडियो में आपने देखा भी हुआ है, मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर उसका आंसर पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच, डिफरेंट मैंने पॉइंट्स में लिख दिया। ज़रा इसका आंसर आपको मार्क्स के लिहाज से भी ये अच्छा है और आपको डिफरेंस बताने में आसानी होती है। डिफरेंशियल का जब भी क्वेश्चन आए ट्राई करें कि उसको पॉइंट्स में लिखें। टेबल ही बनाया जा सकता है, साइंस में आपने इससे पहले पढ़ा होगा। डिफरेंशिएट के लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम कंपैरिजन, जैसे ऑपरेशन का कंपैरिजन ऑपरेशन से है, मैकेनिकल और डिजिटल के डिस्प्ले का डिस्प्ले के साथ, एक्यूरेसी और पावर सोर्स। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका डिफरेंशिएट करने का। यूजेस गियर्स एंड स्प्रिंग्स टू मेजर टाइम, यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिजिटल डिस्प्लेज, डिस्प्ले एनालॉग dial with hands, LCD और LED screens with numerical readout। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं इसका। एक्यूरेसी, लेस प्रिसाइज, सब्जेक्ट टू मैकेनिकल वेयर, आपने क्या वो यूज़ किया है। मोर प्रिसाइज, नॉट अफेक्टेड बाय मैकेनिकल वेयर, आप उस पर ये इफेक्ट नहीं होता। पावर सोर्स, नो बैटरी, पावर्ड बाय वाइंडिंग, और पावर सोर्स की जो है वो बैटरी को बिल्डअप के, जैसे आपके पास LED आपकी जो वॉच है उसके अंदर होता है आपका डिफरेंट, जो आप इसको यूज़ करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच को। सो ये एक अच्छा मेथड है डिफरेंस को लिखने का। जब भी 2 चीज़ों के पूछा जाए कि आप उनके पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करें, उससे आप एक अच्छा कंपैरिजन बता सकते हैं कि आप किसको ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर आप किसी को डिफरेंशिएट ये वाला दिखाएंगे तो उसे समझ आ जाएगी कि आपने कौन सी स्टॉप वॉच यूज़ करनी है अपने किसी भी मेजरमेंट के लिए। सो ये एक अच्छा मेथड है। ये था क्वेश्चन नंबर
7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है मेयरिंग सिलेंडर से रिलेटेड कि हाउ मेयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेयर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन। बताया भी था मैंने आपको। लेट सपोज ये आपका एक मेयरिंग जो है सिलेंडर है जिसमें यहाँ तक आपका वाटर है। देन आपने क्या किया, इसी मेयरिंग सिलेंडर में आपने एक स्टोन यहाँ पे या कोई भी इरेगुलर शेप रख दी। अब आपका वाटर का लेवल यहाँ तक रेस कर जाएगा, तो पहले यहाँ की रीडिंग ले लें। लेट सपोज ये 50 है सेंटीमीटर क्यूब और समथिंग, और ये अब आपके पास 75 सेंटीमीटर क्यूब है। इनको जब माइनस करेंगे, वाटर तो सेम ही है, आपने वाटर तो ऐड नहीं किया, आपने तो वो खाली स्टोन या जो भी आपने इरेगुलर शेप जो चीज़ है उसको आप यहाँ पे मेटल को चीज़ मेटालिक शेप भी हो सकती है, मेटालिक चीज़ भी हो सकती है, उसको आपने यहाँ पे प्लेस किया, तो उसका भी मतलब उसकी वजह से ये जो रेज आया वाटर के लेवल पे ये उसकी वजह से है। तो 75 माइनस 50 विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप दैट इज़ 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपको एक्सप्लेन की गई थी कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता लिख देता हूँ ताकि आप उसको अपनी वर्डिंग में आप लिख सकें और आपका आंसर एक्यूरेट रहे। So solution of question number 8. To measure the volume of an irregular shaped stone using a measuring cylinder, follow the step. Fill the cylinder. Add a noun volume of water to the measuring cylinder recording the initial water level. जैसे मैंने आपको example दी अभी. Submerge the stone. Gently place the irregular shaped stone into the water, ensuring it's fully submerged without touching the sides of the cylinder. Measuring the new water level. Record the new water level after the stone is submerged. 75 मैंने लिखा था आपके सामने. Calculate the volume. Subtract the initial water level from the new water level. The difference represents the volume of the stone. This method utilizes the principle of displacement to determine volume of the irregular object. Displacement जो आपकी हो रही है वाटर लेवल की, उसकी वजह से आप irregular जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल आंसर हो गया आपके सामने, ऑलरेडी उसको मैं एक्सप्लेन डायग्राम की फॉर्म में कर चुका था। ये है क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। What precaution should be kept in mind while taking measurements using measuring cylinders? measuring cylinder यूज़ करते हुए क्या प्रिकॉशन आपको यूज़ करनी है, ये भी आपको एक्सप्लेन किया गया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि ये आपके पास अगर मेजरिंग सिलेंडर है, ये आपका वाटर लेवल है, उसको मेजर करना है, तो आपकी जो आई है वो ना तो यहाँ होनी चाहिए अबव, ना यहाँ पे डाउन होनी चाहिए कि आप इसको ऐसे ऊपर उठा के नहीं देख सकते। किसी भी वाटर लेवल को चेक करने के लिए आपके पास कोई चीज़ है, कोई आपने उस बीकर में कोई चीज़ डाली है, उसको मेजर करना चाहते हैं, तो ना उसको अबव रखना है ना बिलो, बल्कि एग्जैक्ट इस लेवल पर अगर आपकी आई होगी तो फिर आप उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ये हमने वहाँ पे ये प्रिकॉशन देखी थी और इसको यूज़ किया था कॉन्सेप्ट के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा भी था डिटेल में और देखा भी था। अब इसका मैं आंसर जो है यहाँ पे अगेन पेश कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वही है, रीड एट आई लेवल। इंश्योर द मेजरमेंट इज टेकन एट द मेनिस्कस बॉटम ऑफ द कर्व एट आई लेवल टू अवॉइड पैरालेक्स एरर्स। जो मेनिस्कस जो आपका कर्व होता है किसी भी लिक्विड शेप, कोई भी आप लिक्विड जो है चाहे वो वाटर है कुछ भी, अगर उसको आप डालेंगे किसी भी बीकर में, किसी भी जो आपका अब जिसमें उसको मेजर कर रहे हैं तो आप सिलेंडर में आप उसको देखेंगे एक कर्व होता है लिक्विड का, तो उसको मेनिस्कस कहते हैं। जो बॉटम ऑफ द कर्व है उसको आपने आई लेवल पे रखना है। वो जो ऐसा एक कर्वी सी शेप आती है लिक्विड के अंदर, उसका जो बॉटम है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यूज़ अ क्लीन सिलेंडर। इंश्योर द सिलेंडर इज क्लीन एंड ड्राई टू अवॉइड कंटेमिनेशन एंड इनएक्यूरेट रीडिंग्स। ये ड्राई का मतलब पहले आप उस सिलेंडर को पहले खुश कर ले, वो क्लीन और बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि आपकी रीडिंग इनएक्यूरेट ना आए। प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। पोजिशन द सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस स्टेबल सरफेस टू प्रिवेंट टिपिंग एंड इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो आपकी फ्लैट सरफेस पे होगी तो आपके मतलब बिल्कुल इजी और आपके लिए इजी होगा उसको आई लेवल मेंटेन करना भी, और आपके लिए एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। अवॉइड एयर बबल्स। मेक श्योर नो एयर बबल्स आर ट्रैप्ड इन द लिक्विड एज दे कैन अफेक्ट द वॉल्यूम रीडिंग। एयर बबल्स आपकी रीडिंग में आपकी जो लिक्विड है उसमें नहीं होने चाहिए ताकि आपकी रीडिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट आए, आपके अफेक्ट ना हो वॉल्यूम की रीडिंग पे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको यहाँ से रेस कर लेते हैं और अब आप देख लें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज़ पूछी गई है। Why do we need to consider significant digits in a measurement? ये भी हम डिटेल में कॉन्सेप्ट को उसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर जो इसका सॉल्व किया माइक्रो मिली वाला, वहाँ उससे पहले आपने जो आपके चूज़ दी बेस्ट आंसर थे वहाँ आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो मेजरमेंट के अंदर हमें वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और जो डाउटफुल डिजिट होते हैं उनके बारे में बड़ा एक अच्छा व्यू दे देते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो इसलिए उनको यूज़ करते हैं हम मेजरमेंट्स के अंदर। फिर भी इसका मैं आपको आंसर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। Significant digits are crucial because they indicate the precision of a measurement and ensure that calculations and results accurately reflect the certainty of the data. They help। अब यहाँ पॉइंट्स में लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके लिए आसानी हो इसको लिखने में, इसको रीड करने में भी, और आपके इस मार्क्स बड़ा आपका इफेक्ट आता है अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्ट प्रिसीजन, शो द एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट इंडिकेटिंग विच डिजिट्स आर रिलायबल, अवॉइड ओवर स्टेटिंग एक्यूरेसी, प्रिवेंट रिपोर्टिंग रिजल्ट्स विद मोर प्रिसीजन देन द मेजरमेंट सपोर्ट।
maintain consistency, ensure that subsequent calculations and reporting are consistent with the precision of the original measurements। तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट यूनिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी मेजरमेंट्स के लिए जो आप लेते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। रैंडम एरर्स कम कैसे किए जा सकते हैं। रैंडम एरर्स के बारे में हमने डिटेल कॉन्सेप्ट के लिहाज से वहाँ से पढ़ा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप अपनी वर्डिंग लिखना ज़्यादा बेहतर है। पहले आप खुद लिखें और फिर आप चाहे आके मैं, क्योंकि मैच तो यहाँ पे लिख तो रहा ही हूँ, तो बाद में आप उसको मैच कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर लिखा हुआ था मैच करता है, ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे एक तो आपका टेस्ट भी एक तरह से हो जाता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर था या नहीं, और सेकेंडली आपकी हेल्प भी हो जाती है बाद में इस मटीरियल के थ्रू। तो इसका आंसर मैं पेश कर देता हूँ। Solution of question number 11. Random errors can be reduced by increasing measurements. Take multiple measurements and average the results to minimize the impact of fluctuations. Improving technique. Use precise and consistent methods to minimize variability in readings. Calibration. Regularly calibrate equipment to ensure accurate readings. जैसे दीवार वगैरह हम चेक करते हैं. Controlling environment. Minimize environmental factor. Example temperature, humidity that can affect measurements. Using high quality measurements. Employ more accurate and reliable instruments to reduce inherent variability. So ये सब वो चीज़ें जिसके थ्रू हम रैंडम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगेन एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में एग्जांपल भी दी, वो आपको डॉट्स की कैसे आप उसको प्रिसाइज क्या होता है और एक्यूरेट क्या होता है। प्रिसीजन आपकी रिपीटेबिलिटी को कहते हैं कि कितना आपका रिजल्ट जो है या मेजरमेंट जो आप काम जो कर रहे हैं वो रिपीट हो रहा है आपके एक सर्टन चीज़ के अंदर, सर्टन एक जो आपकी बाउंड्री है। और एक्यूरेसी जो आपका क्लोज टू दी एक्चुअल वैल्यू आपका रिजल्ट होता है, जो आपको चाहिए होता है, उसको एक्यूरेसी कहते हैं। इस बात को मैं अपनी वर्डिंग में या इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ऑल दो इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन मेजर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड रिजल्ट्स। पहले बता चुका हूँ मैं आपको, रिजल्ट्स आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट नेसेसरी टू द ट्रू वैल्यू। एक दूसरे क्लोज तो होंगे लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं होंगे। हाई प्रिसीजन इंडिकेट्स लो वेरिएबिलिटी बिटवीन मेजरमेंट्स, यानी आप जो मेजरमेंट ले लें उसमें वेरिएबिलिटी नहीं आ रही बल्कि आप क्लोज, काफ़ी क्लोज आपकी मेजरमेंट्स आ रही हैं। दैट मीन्स आपका जो मेथड है वो बिल्कुल ठीक है। एक्यूरेसी मेजर्स हाउ क्लोज द रिजल्ट इज द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उसके कितना करीब हैं आप। रिजल्ट्स में भी स्प्रेड आउट बट शुड बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। रिजल्ट्स आप जो ले रहे हो क्या पता स्प्रेड आउट हो, एक यहाँ दूसरा, लेकिन वो ट्रू वैल्यू के क्लोज रहेंगे। हाई एक्यूरेसी मीन्स द मेजरमेंट इज करेक्ट रिगार्डलेस ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी आप जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो करेक्ट है लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो इसीलिए आप कहते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन जब साथ मिलता है, यानी आपका अगर मेजरमेंट एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है तो दैट इज़ द ट्रू, आपकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल उसको ठीक कहा जाएगा, सही कहा जाएगा। सो ये आपका एक डिफरेंस है, ये भी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। मैंने पहले कहा कि डिफरेंशिएट जब भी आपके सामने आए उसको पॉइंट्स लिखना ज़्यादा जो है वो बेहतर रहता है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। गिव अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस बिलो। आपके पास यहाँ अगेन 12 क्वेश्चन जिनका आपको लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। डिफाइन फिजिक्स, डिस्क्राइब इट्स रेवोल्यूशनरी रोल इन टेक्नोलॉजी। अगेन इसकी बात पहले हो चुकी है, फिजिक्स की डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअली इसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ। सो लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं आपको जस्ट वो आंसर्स पेस्ट करूँगा, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल दो जो चीज़ यहाँ पर मुझे लगेगी कि कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने वाली किसी क्वेश्चन में है तो मैं बता दूंगा, अदर देन दैट जस्ट आपको आंसर्स मिलेंगे, वो अपने पास आप पॉज करके उसको या जैसे भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई डिफिकल्टी उसमें हो, कोई ऐसी लाइन हो जो आप पूछ रहे हैं तो वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में उसे क्लियर कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फिजिक्स, डिस्क्राइब इट्स रेवोल्यूशनरी रोल इन टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ उसका आंसर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। Physics is the study of matter, energy and the fundamental forces that govern their interactions. It explores the principal underlying natural phenomena and the behavior of the physical universe. अब टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या क्या रेवोल्यूशंस फिजिक्स की वजह से आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल एडवांसमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कटिंग एज रिसर्च, जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ मैंने लिख दी हैं। की लाइंस हैं, आप बड़ा उनको डिटेल में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसी तरह से ताकि आपका लॉन्ग आंसर भी बन जाए और आप उसको लिख सकें। सो यहाँ से आप इसको रीड आउट कर लें, नोट डाउन भी कर लें अपने पास, कोई डिफिकल्टी हो तो इसको आप पूछ सकते हैं। अगेन अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया जाए, लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने ऑल्दो एक्सप्लेन किया था जब अब मैंने मैकेनिक्स की बात की, मैंने वहाँ पे जितने भी आपके ब्रांचेज जो प्रॉपर एक वो वेन डायग्राम के थ्रू बने हुए थे, ऑप्टिक्स में ये सब उनको मैंने एक्सप्लेन तो किया था, वहाँ कॉन्सेप्ट के लिहाज से समझा दिया था। यहाँ उसका मैं आपको आंसर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। जो पहले मैंने बताया आपको क्लासिकल मैकेनिक्स, अब यहाँ पे हर चीज़ को मैंने पहले जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसी को लिख दिया है। स्टडीज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम, इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स लाइक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्सेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स को देख रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स के बारे में, फोर्सेज ऑन हीट, वर्क एंड एनर्जी ट्रांसफर, इंक्लूड्स लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी एंड द बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड इंजन्स।
क्वांटम फिजिक्स की हम पहले बात कर चुके हैं, रिलेटिविटी, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, यानी जो चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो में वो जो वेन डायग्राम थे वो एक्सप्लेन की, वो यहाँ मैंने 1 to 2 लाइंस उसको मैंने एक्सप्लेन या डिफाइन कर दिया है ब्रांच ऑफ फिजिक्स को। सो ये आंसर भी यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको यहाँ से रेज कर लें और देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, और जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, और फिर आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैसे डिराइव्ड होती हैं, फिर जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके थ्रू। इसका आंसर भी हम डिटेल में पहले देख चुके हैं, एक्सप्लेन भी किया हमने। मैं जस्ट यहाँ पे उसको राइट डाउन कर देता हूँ। Solution of question number 3. First of all, definition है physical quantities are properties or characteristics of objects and phenomena that can be measured and quantified. Examples include length, mass, time, temperature and velocity. डिफरेंस बता दिया है बेस क्वांटिटी का और डिराइव क्वांटिटी का कि वो फंडामेंटल हैं जिन, और डिराइव क्वांटिटी वो हैं जिनकी जो इनकी बेस पे बनती हैं। ये इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी डिफाइन होती हैं, इनकी बेस क्वांटिटीज़ के टर्म पे बाकी सारी क्वांटिटीज़ बनती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन किया गया। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, यहाँ मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि वो कैसे हैं। जैसे वेलोसिटी या लेट्स सपोज, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब इसको लिखेंगे ये आंसर, तो उसके बाद आप आगे जो मैं लिख रहा हूँ ये भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दिस शोज वेलोसिटी किस में मेजर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी लेंथ है, लेंथ और टाइम। अब लेंथ और टाइम दोनों क्या चीज़ें हैं, आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये ऊपर आपने लिखा है, इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में। ये वेलोसिटी के बारे में आ गया। अब आपने नेक्स्ट एग्जांपल क्या दी हुई है, फोर्स, बिकॉज उसने कहा था कि आप 3 एग्जांपल्स के साथ ये शो करें, बताएं कि कैसे वो डिफाइन होती है। तो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब मैस आपका केजी में होता है, यानी किलोग्राम, सिंबल लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, या आप अब इसको सिंपली अगर यही लिखना है तो आप इसको यही लिख सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू, मतलब m मैस के लिए है और इसके साथ एक्सेलरेशन के लिए आपको लेंथ और टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ भी आप 3 क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनसे मिल के फोर्स बनी है जो आपने एग्जाम्पल दी है। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके लिए भी यही चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगेन फोर्स होती है आपके पास मैस, लेंथ और टाइम, इन 3 चीज़ों से, और एरिया आपका लेंथ से आता है। दैट मीन्स अगेन प्रेशर भी 3 चीज़ों से मिलके बना, जो क्या है, बेस क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, मैस, लेंथ और टाइम। सो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तीनों की आपने ऐसे ही एग्जांपल यहाँ लिखी है, इन तीनों की जैसे मैंने आगे आपको डिफाइन किया है, ऐसे ही आपने इसको डिफाइन करना है। रेस कर लेते हैं इसको। अगेन ये आंसर कंप्लीट हो चुका आपका, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डिफाइन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। किसी भी क्वांटिटी का जो आप जिसको आप मेजर करते हैं उसके यूनिट से क्या मतलब है आपका, मैंने एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। यूनिट ना हो तो आप बता नहीं सकते। 15 अब केजी में नहीं करा तो आपको समझ नहीं आएगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप आगे फिर एक्सप्लेन करें बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। ये भी आपको पता है, आप डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ उसका आंसर पेस्ट कर रहा हूँ। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया गया है कि यूनिट किसे कहते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के, वो स्टैंडर्डाइज मेजर है जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को। 15 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। आप आपके पास kg जो है ये वो स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू आप दो चीज़ों को मेजर कर सकें या उनको कंपेयर कर सकें। आगे डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट, उसकी एग्जाम्पल मैंने डिटेल में लिख दी है। डिराइव यूनिट्स के बारे में अगेन वही बात, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, ये डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, इनका अब आगे आपने क्या करना है, यूनिट बनाना है। यानी वेलोसिटी आप लिखेंगे तो इसके क्वांटिटी है, क्योंकि इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। जैसे यहाँ लिखा है लेंथ का मीटर, तो ये आपने खुद बनाना है, ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, आपको लिखवा देता हूँ। वेलोसिटी का यूनिट है, अगर आप उसका यूनिट लिखेंगे तो ये आता है मीटर पर सेकंड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब इसको सिर्फ इसका यूनिट लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ। और फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम फॉर मैस, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का अगर यूनिट ये है, डिवाइड में एरिया आएगा, और एरिया हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको ज़रा मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड में एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो जब कैंसलेशन होगी ना, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये 1 m यहाँ के 1 m से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ समझे पावर 1 रहेगी, जब ऊपर चली जाएगी तो प्रेशर का यूनिट क्या बन जाएगा आपका, यहाँ ज़रा उसको नोट डाउन कर लें। प्रेशर विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर, एक कैंसिल हुआ, जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर जाके -1 हो गया, और पर सेकंड स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही था। तो ये प्रेशर का यूनिट है जो आपने किस फॉर्म में लिखा, बेस यूनिट्स की फॉर्म में, यानी डिराइव्ड यूनिट जो आपने लिखे पास्कल। ये जो प्रेशर है आपका, ये डिराइव क्वांटिटी है, उसके यूनिट्स लिखे आपने बेस यूनिट्स की फॉर्म में। सो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें आपने डेफिनेशन भी लिख दी और फिर आपने उसके एग्जांपल्स के थ्रू उसको डिफाइन भी कर दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट आर प्रीफिक्सेस, व्हाट इज़ देयर यूज़ इन मेजरमेंट्स, के प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या है मेजरमेंट में, इसका भी मैं आंसर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टू डिनोट मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ द बेस यूनिट। डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट जो है कि क्यों यूज़ करते हैं, दे आर यूज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ऑफ लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, किलो मीन्स 1000 टाइम्स द बेस यूनिट, सो 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर्स। ये मतलब आपने जब किलो यूज़ किया तो दैट मीन्स 10 की पावर 3 लगा दी आपने, या 1000 टाइम्स कर दिया किसी चीज़ को। अब अगर मीटर तो मीटर के साथ जो भी यूनिट आपका लगा होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली मिली मीन्स 1000th, यानी आप उसको डिवाइड कर लें 1/1000, 0.001। सो ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस का मतलब है, या उसको यूज़ करते हैं हम किसी भी लार्ज या स्मॉल वैल्यू को अपनी आसानी के लिए लिखने के लिए। कॉमन प्रीफिक्सेस जो यूज़ होते हैं, किलो है तो दैट मीन्स 10 की पावर 3 लिख लें साथ इसको, ये बन जाएगा 10 की पावर 3 दैट इज़ किलो। सेंटी मीन्स 10 की पावर -2, मिली मीन्स 10 की पावर -3, माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6, नैनो मीन्स 10 की पावर -9। सो ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने प्रीफिक्सेस के लिहाज से देखा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, What is scientific notation or standard form of noting down a measurement? Give at least 5 examples। कि आप एक तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताएं कि वो क्या है और फिर उसकी 5 एग्जाम्पल्स दें। ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं, मैं यहाँ पे इसका आंसर पेश कर देता हूँ। Question number 6. Scientific notation is a way of expressing numbers that are too large or too small to be conveniently written in decimal form. It uses power of 10. The format is basically आप कैसे लिखेंगे किसी भी एक लार्ज नंबर को, सम n मल्टीप्लाइड 10 की पावर, यहाँ पे आप m कर लें। m यहाँ पे क्या है, इंटीजर, वेयर, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। n जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, n इज़ फ्रॉम 1 to 10, यानी ये इसको अगेन अगर मैं लिखूँ तो n इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। यहाँ जो नंबर होगा 1 और 10 के दरमियान में आएगा। एंड m इज़ एन इंटीजर, m इज़ एन इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव, दोनों नंबर्स को कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कोई भी नंबर, कोई लार्ज या स्मॉल वैल्यू है, उसको अगर आप इस फॉर्मेट में अगर लिख दें तो वो क्या लिख दिया आपने, साइंटिफिक नोटेशन। एग्जांपल्स हैं आगे 45, 100। अब यहाँ डेसिमल में ये नंबर नहीं है, आपका होल नंबर है, तो पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ से जब पीछे मूव करेंगे 3 डिजिट्स आपने पीछे मूव किया, दैट मीन्स ये बन जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब 0.0072, तो आपने क्या करना है, नंबर को 1 और 10 के दरमियान लाना। दैट मीन मैं आपको तरीका सिखाया था, यहाँ पे आ जाएं तो ये आ जाएगा 7.2। आप मूव किए 1 2 3 डिजिट, तो दैट मीन्स 10 की पावर -3। नेक्स्ट है 3600, ये आपका होल नंबर है, पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, तो दैट मीन 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6 आ जाएगा। आपने बैकवर्ड मूव किया। अगेन यहाँ पे आपको राइट साइड मूव करना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कौन सी आ जाएगी, -5, बिकॉज आप इस तरफ मूव हुए। और देन आपके पास आ जाएगा 8000, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको बैकवर्ड मूव करेंगे, यहाँ पॉइंट जाएगा इस तरह से, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब अगर इन सब को देखें तो ये इसी फॉर्मेट के मुताबिक है। n यानी पहला नंबर आपका n है, तो क्या देखें ये n 1 और 10 के दरमियान में लाई करता है, बिल्कुल 5 की 5 एग्जांपल्स में लाई कर रहा है। और फिर 10 की पावर m मीन इंटीजर, तो 3 -3 6 -5 ये सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सो ये आपकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उसको आपने नोट डाउन भी कर दिया, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें आपने उसका एग्जाम्पल्स भी दे दी। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिबर इन डिटेल। वर्नियर कैलिबर का कंस्ट्रक्शन भी हम देख चुके हैं, वर्किंग भी देख चुके हैं डिटेल में कॉन्सेप्ट की वीडियो में, लेकिन यहाँ मैं आपको उसका आंसर भी पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, वर्नियर कैलिपर्स आर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ। अब यहाँ आपको वो जो मैंने चूज दी बेस्ट आंसर में एक आपको न्यूमेरिकल करवाया था, क्वेश्चन करवाया था, वहाँ भी समझ आ गया कि कैसे आप इंटरनल डायमीटर के लिए सबसे बेस्ट जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिबर है। ये कंसिस्ट करता है एक मैन स्केल, एक स्लाइडिंग वर्नियर स्केल के साथ, जो अलाउ करता है रीडिंग्स को हम उसको लेते हैं जब फ्रैक्शन के अंदर, तुम्हारे लिए आसान होता है, हम उसको प्रिसाइज लेते हैं बिकॉज ये फ्रैक्शन है, मतलब 1/10 कह लें, 1/100 आता है आपका स्क्रू गेज के लिए, से वो बात लिखी हुई है। अब दो बातें हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लिहाज से। मैंने तो एक आपको जस्ट एक ऐसा आंसर किया जिसको आप मजीद, ये नंबर की फॉर्म पर डिपेंड करता है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है 8 मार्क्स का तो फिर आप इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें भी आप एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेंगे। अगर वर्किंग है आपकी तो वर्किंग में भी जैसे बताया हुआ है कि आपने मैन स्केल की रीडिंग को देखना है वो कैसे है, फिर आपकी अगर वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आती है कौन सी लाइन मैच करती है वो, तो आप उसको मजीद डिटेल करते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दी नंबर्स के, कितने नंबर्स का एक क्वेश्चन है। मैंने आपको जस्ट उसका एक व्यू दे दिया कि ऐसे आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। कंस्ट्रक्शन मैन स्केल होता है जो ग्रेजुएटेड होता है सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स के अंदर, वर्नियर स्केल होता है जो मूव करता है, जो स्लाइड करता है, फिक्स जॉ होता है किसका, जो अटैच होता है मैन स्केल के साथ, मूवेबल जॉ अटैच होता है वर्नियर स्केल के साथ जो मूव करता है, डेप्थ रॉड फॉर मेकिंग द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ को भी इससे मेजर कर सकते हैं डेप्थ रॉड के थ्रू।
वर्किंग क्या है, सबसे पहले आपने जीरो एरर चेक करना है। इसका वर्किंग जब भी आप स्टार्ट करेंगे, मेजरिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर या लेंथ, ये आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इससे एक्सटर्नल या इंटरनल डायमीटर या लेंथ को मेजर कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आपने प्लेस करें ऑब्जेक्ट को जॉस के दरमियान में, अगर आपने उसको मेजर करना है एक्सटर्नल को, और इंटरनल के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो स्मॉलर जॉस जो ऊपर बने होते हैं वर्नियर कैलिबर के, उसको आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका मेजरिंग डेप्थ है, अगर आपने एक्सटेंड द डेप्थ रॉड इनटू द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड एंड टेक द रीडिंग, अगर आपने किसी जो डेप्थ मेजर करनी है तो अपना जो रॉड है उसका मेजर वर्नियर कैलिबर का, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं उसकी डेप्थ को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये कि इसमें आपने इसकी फिगर ज़रूर बनानी है जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ मैंने नहीं बनाई बिकॉज तो स्पेस का था कि आपको क्वेश्चन एक ही नज़र आए, मतलब आपको बार बार पेज ना चेंज करना पड़े, आगे जाना पड़े। इसको मैंने एक क्वेश्चन को एक ही जो आपकी स्लाइड कह सकते हैं या स्क्रीन है वहीं पर उसको कंप्लीट किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बात की समझ आ जाए। एक तो फिगर लाजमी बनानी है, और सेकेंडली ये क्वेश्चन नंबर्स की बेस है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे कि 8 मार्क्स का है, आप इसकी वर्किंग, जैसे ये लिखा हुआ है कि आपने जो मैन स्केल की रीडिंग है या वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसको कैसे आपने नोट करना है, वो आप डिटेल में लिख सकते हैं कि मैन स्केल की कौन सी रीडिंग आपने लेनी है, फिर आप वर्नियर स्केल को कौन सा वो मैच करता है, प्रॉपर बना के उसको दिखा सकते हैं, वही सारी बात। लेकिन आपने पॉइंट्स लिखने का या जो तरीका है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसे आपने इस क्वेश्चन को लिखना है या ऐसे अटैम्प्ट करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ डिस्क्राइब, ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ स्क्रू गेज, व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट, हाउ इट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ थिन कॉपर वायर। एक कॉपर वायर हो अगर थिन, उसका हम थिकनेस कैसे मेजर कर सकते हैं, और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट और पिच क्या है, इसके बारे में उसका आंसर यहाँ पेश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्क्रू गेज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये बात भी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, इज अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ और थिकनेस विद हाई एक्यूरेसी। आप थिकनेस या जो स्मॉल लेंस होती हैं वो मेजर करते हैं। देखिए इसमें कहीं डायमीटर की बात नहीं हो रही, तो ये चीज़ें आपको, जो चीज़ एक दफ़ा आपने पढ़ी उसको साथ चेक कर लेंगे कॉन्सेप्चुअली वो चीज़ कितनी आपकी एक्यूरेट है, उसको हम साथ लेके चलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिच की बात की थी, द डिस्टेंस द स्पिंडल मूव्स पर रेवोल्यूशन टिपिकली 0.5 मिलीमीटर फॉर स्टैंडर्ड्स माइक्रोमीटर। पिच बेसिकली आप कहते हैं जो आपके सर्कुलर स्केल आप मूव करते हैं, वन जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, जो मूवमेंट है, उसमें आपका स्पिंडल कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम पिच कहते हैं। अगैन मैं जो बात करूँ कि कॉन्सेप्ट की वीडियो अगर आपने देखी हुई है स्क्रू गेज की, तो वो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। लीस्ट काउंट जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो आप ले सकते हैं उसके थ्रू, उसे कहते हैं। स्क्रू की डेफिनेशन जो है वो ये है कि फॉर अ स्क्रू गेज इट इज़ द पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। आपकी जो भी पिच आती है उसको अगर आप जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 50 हैं, अगर 100 हैं तो फिर वो 0.1, जैसे भी जो भी आपके पास पिच और आपका जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगी उन्हें डिवाइड करने से आपके पास जो आता है लीस्ट काउंट, टिपिकली 0.01 मिलीमीटर होता है जो आप यूज़ करते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो नॉर्मली यूज़ होता है, तो इस लीस्ट काउंट को आप प्रॉपर लिख सकते हैं। अगैन वही बात जो मैंने पहले की कि नंबर की फॉर्म में, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सो आपको डिपेंड करता है। बिकॉज मैं ये इसलिए इस तरह से करवा रहा हूँ, कभी कभार ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आ जाता है, उसके लिए आपको पता हो कि आपको कितने पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने हैं। अब इसको अगर एक्सप्लेन मजीद करें तो वो आपके लिए बड़ा आसान है कि अब आपने क्या करना है, डिटेल करने के लिए लीस्ट काउंट की प्रॉपर फार्मूला लिख दें, बता दें कि अगर आपकी एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपकी टिपिकली आपका पिच जो है 0.5 है और अगर आपकी डिवीजन 50 हैं तो प्रॉपर उसको डिवाइड करें, निकाल के दिखाएं 0.01, तो अगर आपका लेंथ जो आपका आंसर है वो लेंथ ही होता जाएगा। सो ये नंबर की फॉर्म में आपका आंसर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यूजिंग अ स्क्रू गेज, कैसे आपने उसको यूज़ करना है। जीरो एरर चेक, जैसे हर इंस्ट्रूमेंट के सबसे पहले हम उसका जीरो एरर चेक करते हैं, इंश्योर करें कि जीरो एरर आपका बिल्कुल ठीक है। जब आप जॉ क्लोज करते हैं तो आपके उसके जीरो जो दोनों हैं वो मैच करने चाहिए। प्लेस द वायर, अब कहा गया था हमें कि आपने थिकनेस ऑफ वायर मेजर करनी है, कॉपर वायर, तो उसको रखें वहाँ पे अपनी पोजीशन, उसको पोजीशन करें वायर को, जो स्पिंडल है और एनविल उसके दरमियान में, और अपना रैकेट जो है उसको टर्न करें। टर्न द रैकेट अनटिल द वायर इज हेल्ड स्नगली, दैट मीन्स उसको टाइटली आपने क्लोज कर दिया रैकेट को। अब आपकी वायर जो है वो वहाँ प्लेस हो चुकी है। अब मेजरमेंट लें। मेजरमेंट अगेन दोनों तरह से आती है, पहले मैन स्केल की रीडिंग, ऑल दो उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आप देख लेंगे, या आपने फिर नंबर की बेस पे इस क्वेश्चन को मजीद आगे लिखते जाना है कि मैन स्केल की रीडिंग आपकी होती है जो आपने जब सर्कुलर स्केल से जो इस तरफ आपकी नज़र आ रही होती है आपको रीडिंग, और फिर आपकी आगे वर्नियर स्केल जो होता है, सॉरी जो सर्कुलर स्केल होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से, जो आंसर आता है उसको ऐड करते हैं मैन स्केल की रीडिंग में। ये भी एक्सप्लेन मैंने डिटेल में किया हुआ है वीडियो के अंदर, जो कॉन्सेप्ट है स्क्रू गेज का। तो इसको लिखते हुए आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे, अगैन यहाँ भी वही बात कि इसकी फिगर्स लाजमी ड्रॉ करनी है, और जितना ये क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा उस लिहाज से उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी है। आपने डिपेंड करता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। इन्हीं पॉइंट्स को, जो मैंने पॉइंट्स लिखे यही पॉइंट्स हैं, सिर्फ रीड दी मेजरमेंट थोड़ा डिटेल हो जाएगा, प्लेस दी वायर थोड़ा डिटेल हो जाएगा, जीरो एरर में आप बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर के बारे में, वो डिटेल हो जाएगा। अगेन लीस्ट काउंट के बारे में आप फार्मूला लिख देंगे उसका, तो आप इसको डिटेल कर दिया। सो दैट मीन्स यही क्वेश्चन आपकी 6 to 7 लाइन्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ दी क्वेश्चन, कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। जितने भी मार्क्स का होगा उस लिहाज से आपको आंसर करना होता है।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिफाइन एरर। एरर क्या होता है? जो आपकी अनसर्टेनिटी होती है किसी भी मेजरमेंट के अंदर, ये भी हम बात कर चुके हैं। रैंडम और सिस्टमैटिक एरर की डिफरेंशिएट करना है और उन एरर्स को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मैं इसका आंसर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। Solution of question number 9. First of all, error is the difference between the measured value and the true value of the quantity being measured। जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं उसके ट्रू वैल्यू या जो आपने जो मेजरमेंट की उसके दरमियान जो डिफरेंस है, जो अनसर्टेनिटी है, उसको हम एरर कहते हैं। रैंडम एरर अनप्रिडिक्टेबल जो फ्लक्चुएशंस है मेजरमेंट में उसकी वजह से आता है। दैट कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स एंड एवरेजिंग द रिजल्ट्स। सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये कंसिस्टेंट होता है बाय रिपीटेबल इनएक्यूरेसीज इन द मेजरमेंट प्रोसेस सच एज फॉल्टी इक्विपमेंट और बायस्ड मेथड्स। जो आपका टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं होगी। दे कैन बी रिड्यूस बाय कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एलिमिनेटिंग सोर्सेज ऑफ बायस। वो जो आपकी बायसनेस है, वो जो आपका जो मेथड जो आपका जो गलत यूज़ कर रहे हैं उसको आप ठीक करते हुए यूज़ कर सकते हैं। आगे इसकी जो मैंने इसको लिखा है कि आप इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का भी एक पैराग्राफ है। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स एंड एवरेजिंग रिजल्ट। सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय calibrating instrument properly and using standardized procedures. Both type of errors can also be reduced through careful experimental design and control of environmental factors. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का एक डिटेल आंसर हो गया जिसमें आपने एरर को डिफाइन किया, उसके टू टाइप्स बताए, उसको रिड्यूस करने का मेथड भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। जस्टिफाई दैट डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड एनर्जी आर स्केलर्स व्हाइल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्सेज आर वेक्टर्स। इसकी भी हम बात पहले कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर भी, लेकिन अगेन मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर्स आर क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स आर क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल्स में स्केलर्स के लिहाज से डिस्टेंस है। अब यहाँ दो डिफरेंट बातें हो सकती थी। एक ये कि उसका फार्मूला लिखा जाए डिस्टेंस का, स्पीड का, मास, एनर्जी, जो भी बातें हुई हैं, या उसके बारे में उसकी डेफिनेशन बता दी जाए कि कैसे उसमें डायरेक्शन मैटर करती है या नहीं करती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस आपकी ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए। टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल, यानी आपने लेंथ मेजर करनी है टोटल पाथ की जो आपने ट्रैवल किया, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस मेजर किया, इसमें डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है। तो ये क्या हो गई? स्केलर। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है, उसमें लेंथ मेजर करनी है, तो जब उसको रेट फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय टाइम करेंगे, तो इसलिए फिर आपको वहाँ भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैस, अगेन अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना उसने जो मैटर है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो उसकी अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं आपको है। एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, जो मैंने पहले आपको डिफाइन किया है इसके बारे में डिटेल, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेक्टर्स में आ जाए। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स की बात हुई ना, तो दो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और जब इसका डायरेक्शन बताएंगे तो यहाँ से वहाँ बतानी है, तो दैट मीन्स डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, हैज़ डायरेक्शन, दैट मीन्स ये वेक्टर है। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर है, जब उसका रेट लेंगे तो उसमें डायरेक्शन आएगी, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी? अगेन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अगेन वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? वेक्टर। फोर्स, इंटरेक्शन दैट कॉजेज चेंजेस इन मोशन, कि ऐसी इंटरेक्शन आप किसी भी दो चीज़ों की जो उसकी मोशन को चेंज कर दें, तो इसकी डायरेक्शन होती है। फोर्स, आपने पुश या पुल की आप एग्जांपल ले लें, बड़ी आसान है, पुश किया तब भी और पुल, दो डिफरेंट बातें होगी ना, दोनों में फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फोर्स के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट मीन्स ये आपकी एक डेफिनेशन के थ्रू भी आपने अच्छा उसको जस्टिफाई कर दिया कि कैसे चीज़ें स्केलर हैं और कैसे चीज़ें वेक्टर हैं। डेफिनेशन के थ्रू आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगैन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी अपनी चॉइस है, आप अगर चाहें तो फॉर्मूला लिख के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो स्केलर्स में आती हैं और कैसे डिफरेंट चीज़ें वेक्टर्स में आती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। जस्टिफाई करें और इलस्ट्रेट करें, यानी बना के दिखाएं। ऑल दो हम ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये चीज़ लिख चुके हैं, लेकिन मैं अगैन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बता भी देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, मेजरिंग सिलेंडर आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एक्यूरेटली, दे आर कैलिब्रेटेड विद ग्रेजुएशंस टू इंडिकेट वॉल्यूम। उसमें आपके पास प्रॉपर वर्ड में ग्रेजुएशन बनी होती है जिसके थ्रू आप वॉल्यूम को इंडिकेट कर सकते हैं। प्रोसीजर सबसे पहले पता होना चाहिए। पोर द लिक्विड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, आप पहले सबसे पहले जो लिक्विड जिसको आपने वो रखना है प्लेस करें, उसको सिलेंडर के अंदर उसको पोर कर दें। रीड द मिनिस्कस, जो मैंने कर्व बताया आपको उसको रीड करें, आई लेवल पे रख के टेक द रीडिंग लेंगे वॉल्यूम की, जो उसके लिए पहले शो कर। जस्टिफिकेशन क्या, क्यों हम ऐसा करते हैं? प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वॉल्यूम मेजरमेंट्स। एक्यूरेट इसलिए होती हैं कि वो साथ में प्रॉपर उसकी ग्रेजुएशन हुई होती हैं, कैलिब्रेट हुई होती हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। डिफरेंट साइजेज आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट वॉल्यूम रेंजेस, आप मिलीमीटर में कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कर रहे हैं, डिफरेंट जिसमें भी, तो आपके लिए जस्टिफिकेशन है कि आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और अवेलेबल है मार्केट में डिफरेंट रेंजेस। ईजी टू यूज़ एंड रीड, अब इसमें कोई इसके लिए आपको बार बार मेजरमेंट वो कोई चीज़ के नहीं, आपने जस्ट उसको प्लेस करना है। इसके साथ भी आप डायग्राम ज़रूर बनाएं और आपको मतलब जस्ट आई लेवल पे रख के उसको आपने यूज़ करना है, तो बड़ा इजीली आप उसकी, तो इसकी जस्टिफिकेशन
जस्टिफिकेशन है 3 पॉइंट, मतलब क्यों हम इसको यूज़ करते हैं इस मेथड को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उन्हें मांगी अलग से कि जस्टिफाई भी करना है आपने क्यों आप इसको यूज़ कर रहे हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे नहीं लिख रहा, बिकॉज एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो आपने शॉर्ट में लिखा, और वो शॉर्ट में भी इतना ही एक्सप्लेन मैंने किया जितना लॉन्ग में आपने करना है कि प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी क्या होती है, कि आप उसे कैसे कंपेयर करते हैं प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिहाज से। मैंने काफ़ी डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 12 था वहाँ पे भी, और सेम यही क्वेश्चन था, तो इसलिए यहाँ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और ये 7 है, इनको आपने सॉल्व करना है। अब इसके लिए मैं यहाँ कोई पेस्टिंग नहीं करूँगा, बल्कि मैं वन बाय वन को सबको सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, आपने क्या बताना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। सो क्वेश्चन है 1 2 3 4 मीटर। जब सोल्यूशन में मूव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये होल नंबर है, पॉइंट यहाँ पे है, तो आप इसको अगर लिखें दोबारा 1 2 3 4 और आप इसका पॉइंट जो है वो मूव करें, ये मीटर लिखा हुआ है। अब इस पॉइंट को यहाँ से अगर हम, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप मूव करें, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो 1.234 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 मीटर। अब ये आपके पास वो जो फॉर्मेट मैंने बताया आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कि कैसे आपने यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 1 to 10 के मिड में होना चाहिए और ये 10 की पावर में चेंज कर, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। ए पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। बी पार्ट देख लें, 0.4023 सेकेंड्स। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हैं, जो इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है ज़ीरोज़ में, इसीलिए तो हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं कि हमारे पास मिस्टेक के चांसेस ना रहें। सो आप यहाँ से इसको यहाँ मूव करेंगे, दैट में 1 2 3 4 5 डिजिट अपने मूव किया, तो 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, आप राइट साइड में मूव हुए, दैट मीन -5 सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में बी पार्ट का। अगेन देखें सी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, 469.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 मीटर। अब ये ऑलरेडी एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करें कि ये 10 की पावर में तो ऑलरेडी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पॉइंट जो है यानी 469, हमने क्या कहा था कि नंबर आना चाहिए n मल्टीप्लाई 10 की पावर m, और n का क्या कहा था कि n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। क्या ये नंबर इस रेंज में लाई करता है, तो दैट मीन ये रीज़न है कि हम इसको कह सकते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसको हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम 2 डिजिट्स जो है पीछे ले आएंगे पॉइंट को, दैट विल बिकम 4.693 मल्टीप्लाई 2 स्टेप्स पीछे आए, दैट मीन्स 10 की पावर 2 पॉजिटिव आ गई। ऑलरेडी 10 की पावर 5 जो है हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम 2 बार 10 की पावर 5 लिख सकते हैं या 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते हम 2 टाइम्स, तो एक पावर में चेंज करने के लिए 4.693 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, बेसिस सेम पावर्स ऐड होती हैं, तो द आंसर विल बी 4.693 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 मीटर। अब ये प्रॉपर आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका है कि ये फर्स्ट जो नंबर है ये 1 to 10 के दरमियान में है और 10 की पावर में भी आपने चेंज कर दिया, और यही आपको करना था। इसी को आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। लास्ट पार्ट डी पार्ट, 0.00985 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 सेकेंड्स। अगेन ये नंबर आपका एक तो 1 और 10 के दरमियान में लाई नहीं करता और 10 की पावर ऑलरेडी है, इसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर को यहाँ आ जाएं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 9 के बाद, दैट मीन्स 9.85 मल्टीप्लाई 1 2 3 डिजिट्स आप मूव किए हैं राइट साइड पे, तो -3 आ जाएगा ये, और 10 की पावर 7 ऑलरेडी था, साथ में आ जाएगा सेकेंड, दिस विल बिकम 9.85 मल्टीप्लाई बेसिस सेम पावर z -3 + 7 सेकेंड, ये आ जाएगा 9.85 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 + 7 विल गिव यू +4, पॉजिटिव नंबर का जो साइन लगता है बड़ी टर्म का साइन, तो +4। तो ये नंबर आपका क्या आ गया साइंटिफिक नोटेशन में, कि अब आपका नंबर 1 और 10 के मिड में लाई करता है, 10 की पावर में आपने चेंज कर दिया। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यही आपका न्यूमेरिकल था जो आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब आपने इनको प्रीफिक्सेस में लिखना है, वो यूज़ करना है। तो लिखा हुआ है 27.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10 मीटर। अब देखें प्रीफिक्सेस में तो हमें कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस पता है, यानी 10 की पावर -6 पता है हमें कि उसका नाम माइक्रो होता है, जिसको हम सैम्पल की फॉर्म में ये लिखते हैं। 10 की पावर -3 हो तो हम उसको मिली लिखते हैं, जिसके लिए हम स्मॉल m यूज़ करते हैं। 10 की पावर +3 हो तो कैपिटल K यानी किलो यूज़ करते हैं। सो ये आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं। अब 10 की पावर -10 कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो हम इसको किस फॉर्म में बनाएं जो सबसे नियरेस्ट हो, जो हम कह सकें, तो वो है 10 की पावर -9, जिसको आप नैनो लिखते हैं, नैनोमीटर या स्मॉल n उसके लिए आप यूज़ करते हैं। अब ये 10 की पावर -10 है, इसको मैं कैसे 10 की पावर -9 बना सकता हूँ, यहाँ इस नंबर में चेंजेस करके, बिकॉज ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से एक स्टेप मजीद पीछे ले आऊँ तो मैं क्या लिखूँगा,
2.75, मैंने क्या किया, पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव पावर आ जाएगी, बैकवर्ड जाने की वजह से +1 आ गई पावर। और ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 की पावर -10 मीटर तो गिवन था। अब ये 2.75 और बेसिस सेम है, पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, 10 पावर 1 -10 और साथ में मीटर। अब 1 -10 करेंगे तो आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर प्लस माइनस माइनस 1 में से 10 जाए तो माइनस का 9 और साथ में मीटर, माइनस माइनस करो तो नैनो के, दैट मीन 2.75 नैनोमीटर। मैं सिर्फ एन एम लिख रहा हूँ, पता होना चाहिए कि एन का मतलब यहाँ पे नैनो है, तो अपने प्रीफिक्स में चेंज कर दिया। सो ये आपका डिटेल्ड आंसर हो गया ए पार्ट का, कि आपने कैसे उसको ऐसी पावर में चेंज किया जिस पावर को आपने प्रीफिक्सेस के टेबल में पढ़ा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। 0.00023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 सेकेंड्स। अगेन यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या ऐसा किया जा सकता है कि आप उस नंबर को 10 की पावर में, अब अगर मैं एक ये काम करूँ कि यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4, ताकि वो नंबर ज़रा अरेंज फॉर्म में भी आ जाएगा, मैं यहाँ मूव करता हूँ। रीज़न बीइंग कि 10 की पावर -2 10 की पावर -6 बन सकती है, बड़ा इजीली मुझे नज़र आ रहा है। वो एक स्टेप ये भी है कि आप एक स्टेप मूव करें तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, लेकिन वो फिर 0.0023। तो वो रीज़न क्या हुई, प्रीफिक्स तो हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं ना कि पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की तरफ लेके जाएं, इन थोड़ा सा उसको नियर टू बनाए साइंटिफिक नोटेशन के, और फिर आप उसको प्रीफिक्सेस के लिहाज से वो प्रीफिक्स यूज़ करें जो आपको सही लगे। मतलब ये तो 0.0023 फिर आप साथ में मिली लिख रहे हैं, तो वो फ़ायदा क्या हुआ, स्मॉल नंबर तो अभी भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। प्रीफिक्स हमने पढ़े ही क्यों थे, कि आप मिस्टेक ना हो नंबर को लिखने में, स्मॉल या लार्ज। तो यहाँ से इधर मूव करने की रीज़न पता होनी चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा अब, दैट इज़ 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 डिजिट्स मूव किया तो -4। और ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 की पावर -2 और साथ में सेकंड तो था ही था। 10 की पावर 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेसिस सेम, पावर्स ऐड, -4 -2 विल गिव यू -6, 10 की पावर -6 साथ में सेकंड्स, और माइनस से होता है माइक्रो के, दैट मीन्स 2.3 माइक्रो सेकेंड। ये आपने प्रीफिक्स के लेवल में चेंज कर दिया, यानी प्रीफिक्स में आपका आंसर आ गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगेन डिटेल में आपने इसको देखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। If a boy has age of 15 years, 2 months and 10 days, convert his age in seconds, milliseconds और megaseconds। तीन बातें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर सेकंड्स की बात करते हैं, लिख लेते हैं अपने पास 15 years, 2 months and 10 days, ये उनकी एज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब के लिए ये करते हैं कि इनको डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ए पार्ट का भी सोल्यूशन नहीं करते हम, सिंपल सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एज को चेंज करते हैं डेज में। दैट मीन्स 15 ईयर है तो दिस विल बी इक्वल टू इन डेज 15 मल्टीप्लाई 365 करेंगे तो डेज में आ जाएंगे। फिर उनके 2 मंथ हैं और एक मंथ में 30 डेज होते हैं, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 30 विल गिव यू 60 डेज में आ जाएगा। और 10 डेज ये तो ऑलरेडी आपके डेज में ही लिखा हुआ है, तो प्रॉपर उनकी एज जो है पहले डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मल्टीप्लाई 365 विल गिव यू 5475, ये डेज में आपने चेंज कर लिया उनकी एज को। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 विल गिव यू 60 डेज, और आगे तो 10 डेज ऑलरेडी थे। तो दैट मीन एज जो उनकी है वो डेज में अगर लिखें तो वो कितनी बनती है, इन सब को ऐड करने से 5475 प्लस 60 जो कि 2 मंथ्स बनते हैं, प्लस 10 डेज, दैट विल गिव यू 5545। ये उनकी एज है डेज के अंदर। अब अपने जो डिफरेंट आपके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ए पार्ट होगा सेकंड्स के लिए। इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो डेज आए 5545, डेज में आप आ चुके, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 डे में 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और अगेन मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो चला जाएगा आंसर सेकंड्स में। तो अगेन सुन लें, बार बार लिखने के बजाय मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया आसानी के लिए, डेज इन आवर्स, आवर्स इन मिनट्स, मिनट्स इन सेकंड। तो जो आंसर आया उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 24, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 60 फॉर मिनट्स, अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 फॉर सेकंड्स, दिस विल गिव यू 47908800 सेकंड्स। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, एक जो बॉय है जिसकी एज है 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट के लिए आपने क्या करना है, बी पार्ट है मिली सेकेंड्स।
मिली सेकेंड्स का मतलब ये है कि आप सेकंड के साथ 10 की पावर -3 लगानी है आपने। 10 की पावर -3 का मतलब ये है कि पहले आपका पॉइंट यहाँ था, अब आप इस पॉइंट को कहाँ मूव करें कि आपका जो डिजिट है वो मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। देखें, जब भी हमने पॉइंट नेगेटिव करना होता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं फर्दर, अगर 10 की पावर अभी आपका पॉइंट किधर है, यहाँ पे। तो इसी सेकंड को अगर आगे कन्वर्ट करूँ, यानी इसी आंसर को मैं लेके चलूँ, ये सेकंड आ गया, अब इसको आगे कन्वर्ट करने के लिए मैं इसी पॉइंट को आगे लेके जाऊँ 3 डिजिट्स। तो ये अभी पॉइंट यहाँ पे था, दैट में मैं लिख सकता हूँ ना 4790880000। अब ये पॉइंट के बाद आगे 3 ज़ीरो फिर लगा लें तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकंड हो जाएगा। अब ये -3 किस में लिख सकते हैं हम, मिली में। तो दैट मीन आपका आंसर यहाँ पे 10 की पावर -3 को नेक्स्ट स्टेप में लिख लें, या यहीं पे इसको रेज करके आप 10 की पावर -3 की जगह मिली सेकेंड लिख सकते हैं। ये आपके पास मिली सेकेंड में आंसर आ गया, ये आपका आंसर है मिली सेकेंड्स में। अगेन सुन लें कि हमने किया क्या, इसको मैनेज करने के लिए या बनाने के लिए आप इस डिजिट को आगे की तरफ फर्दर मूव कर रहे हैं। जब आगे मूव करेंगे पॉइंट को तो हमारे पास नेगेटिव पावर आती है। और एक और भी आपके पास ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि सेकंड्स जो हैं उससे मिली सेकंड छोटे ही होंगे, तो सेकंड की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा लिखेंगे ना मिली सेकंड में। मतलब मैं ये कहूँ कि एक सेकंड में कितने मिली सेकंड्स हैं, तो 1000, तो इसलिए 3 ज़ीरो एक्स्ट्रा आए ना। तो ये इस सेंस में भी आप इसको ले सकते हैं। जो आपका सी पार्ट है उसको यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज़ यही जो इवन सेकंड का आंसर आया इसी को आप चेंज करेंगे। सी पार्ट मेगा सेकंड्स, मेगा मीन्स 10 की पावर 6। अब ये जो आपका आंसर आया मेगा 10 की पावर +6 है, ये याद रखना है, कैपिटल M कहते हैं इसको, मेगा 10 की पावर +6। +6 के लिए आपको क्या करना है, +6 के लिए अगर पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो पीछे की तरफ मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ से इसको यहाँ पे मूव कर लेंगे 6 डिजिट्स। तो आप लिख सकेंगे 479.088 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6 सेकंड्स, विच कैन बी रिटन एज, अगेन यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो आ जाएगा 479.088 कैपिटल MS, दैट मीन्स मेगा सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। सो एक ही क्वेश्चन में आपने उसको चेंज किया मेगा सेकंड में और मिली सेकंड में। मिली के लिए आप आगे मूव किए 10 की पावर माइनस लगाने के लिए, और मेगा के लिए आप बैकवर्ड मूव किए 10 की पावर पॉजिटिव लगाने के लिए, जो बाद में आपने प्रीफिक्स के अंदर चेंज कर दी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आसान है अगर आप इसकी बेसिक समझ जाएं तो पहले उसको डेज में कन्वर्ट कर सकें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स, कितने मिलीमीटर्स हैं 25 माइक्रोमीटर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ है वो लिख लें, दैट इज़ 25 माइक्रोमीटर्स। ये अब सोल्यूशन चल रहा है क्वेश्चन 4 का। 25 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और साथ में मीटर का यूनिट एज इट इज। 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स में। अब इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं कि अगर आप पॉइंट खत्म करना चाहें 10 की पावर -6, तो ये यहाँ पे पॉइंट अभी था, इसको एक स्टेप पीछे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर +1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ था, और मीटर, दैट विल बिकम 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, 6 - 1 विल बिकम -5 मीटर। अब ये तो आपका जस्ट मैंने जो आपके माइक्रोमीटर था उसको अरेंज किया, प्रीफिक्स को और पावर्स में लेके आया। अब हमें पता है अगर हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। मतलब मुझे चाहिए क्या कि मैं पहले माइक्रोमीटर को जो मैंने अरेंज किया उसको 10 की पावर में ले आया ताकि बात खत्म हो जाए माइक्रोमीटर से। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को। तो मीटर को होता है, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर -3 मतलब होता है किलो, साथ में मीटर आ जाएगा अगर 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो यही मैं लिखूंगा कि 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। इस मीटर को किलोमीटर लिखने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और साथ में m की जगह आप क्या आ जाएगा, किलोमीटर। तो दैट मीन्स मैंने 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, ये आपको याद रखना है। इसकी जगह मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिखवा देता हूँ, जो आपने चीज़ यहाँ एग्जैक्ट याद रखनी है कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोमीटर। ये हमने एक जो वैल्यू है ये यूज़ की यहाँ पे इसकी जगह। नेक्स्ट स्टेप 2.5 मल्टीप्लाई बेसिस सेम, अगेन पावर ऐड हो सकती हैं, -8 किलोमीटर। सो ये हमारा वो आंसर आया।
कि 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर होते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 किलोमीटर्स होते हैं। ये आपकी एक सेंस बनी क्वेश्चन की कि कैसे आपने माइक्रोमीटर को 10 की पावर में लाया और फिर उसको किलोमीटर की फॉर्म में चेंज किया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What is pitch and least count of vernier caliber if smallest deviation on main scale is 1 millimeter and total deviation on vernier scale are 20? बड़ा आसान है ए पार्ट इसका सॉल्व करना कि आपका लीस्ट काउंट आपने फाइंड करना है स्क्रू गेज में, क्योंकि पिच वर्नियर कैलिबर में पिच तो होती नहीं है, तो लीस्ट काउंट ही हमें फाइंड करना होगा। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन main scale divide by number of deviation on vernier scale। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या स्मॉलेस्ट रीडिंग है, 1 मिलीमीटर, वैल्यूड बाय कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं आपके पास, 20। तो 1/20 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। अगेन कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। 1 divided by 20 will give you 0.05 मिलीमीटर, और यही लीस्ट काउंट है इस स्पेसिफिक वर्नियर कैलिबर का जो हम यूज़ कर रहे हैं, 0.05। तो यही हमसे पूछा गया था। अगेन अब इसको रेज कर लेते हैं और बी पार्ट देखते हैं उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, screw gauge if smallest deviation on its main scale is 0.5 millimeter and its movable scale has 50 divisions। कि अगर किसी स्क्रू गेज की स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 0.5 मिलीमीटर है और वो 50 डिवीजन्स जो हैं वो उसकी मूवेबल स्केल के ऊपर हैं जो वो मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स अब अगर हम ये समझें कि स्मॉलेस्ट डिवीजन उसके मैन स्केल की 0.5 मिलीमीटर है तो हम पिच कैसे फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि पिच बेसिकली, ये सोल्यूशन है एक तरह से, पिच वो लेंथ है या वो डिस्टेंस है कि जब आप मूवेबल स्केल को, सर्कुलर स्केल को जब मूव करते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो जो आपकी मैन स्केल की रीडिंग नज़र आती है आपको, वो आपकी पिच है। और यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया कि उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट जो स्केल की रीडिंग है वो आपकी क्या है, 0.5 मिलीमीटर। और एडमीन आपको खुद ही वो बता रहा है कि पिच कितनी है, 0.5 मिलीमीटर। अब आपके लिए इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। जो मूवेबल स्केल है, मूवेबल स्केल, उसमें आपके पास डिवीजन्स हैं 50। तो अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच, जो आपकी स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है, अगेन दैट इज मूवेबल स्केल। पिच है आपकी 0.5 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय मूवेबल स्केल है 50, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 विल गिव यू 0.01। तो लीस्ट काउंट इसका आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, जो कि नॉर्मली जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट भी यही होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए और बी दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने एक वर्नियर कैलिबर ड्रॉ हुआ है। लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिबर, व्हाट इज इट्स मैन स्केल रीडिंग। अब अगर आप फोकस करें, बुक आपके पास होगी, यहाँ जैसे पिक्चर है, आप इसको जूम नहीं कर सकते मोबाइल पे, यूट्यूब पे, लेकिन वैसे आप बुक को देखेंगे तो ये आपकी रीडिंग बनती है 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ये थोड़ी सी जो लार्ज हुई हुई है ये 1.5 है। देन 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और ये जो रीडिंग है आपकी ये 2 की हो जाएगी, उसने लार्ज नहीं की, जैसे 3, 4 की 3, ये उससे मिस हो गई है। देन 2.1, 2.2, 2.3 जो रीडिंग आपकी नज़र आपको आ रही है, जो वर्नियर स्केल से पहले तक है, वो आपकी मैन स्केल की रीडिंग है 2.3। और याद रखें स्केल किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन में आऊँगा तो मुझे 1 बाय 1 चीज़ों को लिखना है। इसको मैं यहीं कर रहा हूँ जैसा कि आप इसको यूज़ करेंगे बाद में। सो पहला ए पार्ट जो है हमारा इसका सोल्यूशन का, मैन स्केल की रीडिंग क्या है, मैन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 2.3, और किस में है, सेंटीमीटर। तो जो यूनिट लिखा हुआ है स्केल के अंदर वही आपने यूज़ करना है। व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब इसको गौर से देखें, कौन सी डिवीजन जो है आपकी वर्नियर स्केल की यहाँ पे मैच कर रही है। अब यहाँ पे एक तो, क्योंकि मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि जूम नहीं कर सकते आप, बुक आपके सामने, लेकिन यहाँ पे हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इस सेंस में कि आपको जब नज़र आ रही है आप डिफरेंट रीडिंग ले सकते हैं, आपके पास मेजरमेंट डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक जो मैंने देखा और से, तो मुझे 4th रीडिंग नज़र आई जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली उसकी पॉइंट्स लाइन मैच करी। मतलब ये जो लाइन है आपकी 4th लाइन, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th,
ये जो फोर्थ लाइन है ये 3 के साथ काफ़ी ज़्यादा कोइंसाइड करती है, तो ये अगर आप देखेंगे आपके लिए अगर कोई डिफरेंट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में श्योर हैं, लेकिन फिर आप उसको यूज़ कैसे करना है वो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे आंसर आएगा वो है, लेट्स सपोज जो बी है, ये कौन सी लाइन कोइंसाइड करती है वर्नियर स्केल की, फोर्थ लाइन, या फोर्थ रीडिंग भी लिख सकते हैं। अब आपने कैलकुलेट करनी है टोटल आपकी जो रीडिंग है वो कैसे आती है, तो सी पार्ट टोटल रीडिंग, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इसका ज़रा सोल्यूशन आप निकाल लेते हैं। तो बताएं क्या टोटल रीडिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ है कि जो रीडिंग होती है उसको आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग में ऐड करना होता है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो बेसिकली जो लाइन आपकी मैच हो रही होती है, ये हमने पहले ऑब्जेक्टिव में भी बात की, बाद में क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ भी हमने बात की कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है, जैसे फोर्थ लाइन है, उसको आप उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ मैं लीस्ट काउंट कौन सा यूज़ करूँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ लीस्ट काउंट यूज़ करूँगा सेंटीमीटर के अंदर, बिकॉज आपकी मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी। तो आपका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में क्या होता है, यहाँ मैं ऊपर इसको मेंशन कर देता हूँ। लीस्ट काउंट आपका वर्नियर कैलिबर का होता है 0.1 मिलीमीटर, या दूसरी तरह लिखें तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप इसको नोट डाउन कर लें। मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को 4 के साथ तो आपका आंसर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब टोटल रीडिंग जो होती है आपकी, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मैन स्केल की रीडिंग जो कि है 2.3 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है 0.04 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करें, यानी इसी में 2.3 ऐड कर लें, यू विल गेट 2.34 सेंटीमीटर। तो ये आपकी टोटल रीडिंग है जो आपने वर्नियर कैलिबर के थ्रू ली, जो आपका यहाँ पे ए बी और सी तीनों पार्ट्स का आंसर आ गया। यही आपको सॉल्व करना था। अगेन डिटेल में हमने इसको देखा, जो हमने जो थ्योरम या जो भी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट वाइज जो हमने पढ़ी हुई हैं उन सबको यहाँ पे हमने यूज़ किया। सो ये था वर्नियर कैलिबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको देखें। लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनविल, देन व्हाट इज इट्स मैन स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है। इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा रहा है कि आपकी मैन स्केल की रीडिंग क्या है, ए पार्ट। याद रखें जब आप किसी भी चीज़ को प्लेस करते हैं अपने थिम्बल और एनविल के दरमियान में, तो जो आपकी मैन स्केल यहाँ नज़र आ रही होती है, मतलब ये जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है जो आपके सर्कुलर स्केल से आउट है, जो अनब्लॉक्ड है, जिसको आप देख सकते हैं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ बिकॉज इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन होती है, जो अनब्लॉक्ड नज़र आ रही है आपको, ये आपकी रीडिंग है। तो कितनी है, 6.5। ये लाइन आप देख सकते हैं, इससे आगे नहीं, जिस लाइन को आप देख सकते हैं उसी को लिखना है। तो दैट मीन 6.5, और आगे रीडिंग कौन सी आगे, मिलीमीटर में, तो दैट मीन 6.5 मिलीमीटर। ये आपके ए पार्ट का आंसर हो गया। ये आपकी मैन स्केल की रीडिंग है जो आपने देखी। नेक्स्ट अगर आप देखें कि कौन सी आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, बी पार्ट, व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। 45, 46 लाइन जो है वो बिल्कुल लाइन में, आगे 47, 48, 49, आगे अगैन 0 इन 50 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। सो 46 डिवीजन जो है, तो आप यहाँ लिखेंगे 46 लाइन लिख लें या डिवीजन लिख लें कि ये कोइंसाइड करती है आपकी सर्कुलर स्केल के साथ। अब सी पार्ट, अगैन यहाँ भी आपने टोटल रीडिंग फाइंड करनी है। सारा स्टेप जो है वो वर्नियर कैलिबर वाला ही है, टोटल रीडिंग क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में आप मूव करेंगे। सोल्यूशन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर स्केल रीडिंग तो फाइंड कर लें, दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। वो कैसे आती है कि जो लाइन आपकी मैच हो रही होती है, लेट सपोज 46 लाइन थी, तो 46 को मल्टीप्लाई कर दें, मिलीमीटर में क्या होता है आपका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 46 मल्टीप्लाई 0.01 विल गिव यू 0.46 मिलीमीटर। ये आपके सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई। तो टोटल रीडिंग कैसे फाइंड होगी कि टोटल रीडिंग विल बी इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग जो कि है 6.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज़ 0.46 मिलीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे, यानी इसी में 6.5 ऐड कर लें, यू विल गेट 6.96 मिलीमीटर, और ये आपकी टोटल रीडिंग आ गई। ये आपका आंसर है। यहाँ न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ। अगेन बहुत डिटेल में एक्सरसाइज करवाई है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर की वीडियो है जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन भी कर दिए, कॉन्सेप्ट वाइज समझा भी दिए। अगर को अपनी वर्डिंग में लिखना चाहे तब भी ठीक है, अगर आपने प्रॉपर उसका ये जो आंसर मैंने लिखा है इसको आपने लेके चलना है, इसको याद करना, तो ये भी आप कर सकते हैं। कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, कोई चीज़ पूछनी हो, किसी लाइन का मतलब समझ ना आया हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।